हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ विकीज टॉक शो। और आज हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ वेरी वेल रीड, बहुत नॉलेजेबल है। और जब मैं उनसे मिला इस टॉक शो के बारे में बात करने के लिए, तो मेरे मन में कन्फ्यूजन था कि इतने सारे टॉपिक पे वो बात कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक उनसे उनके साथ डिस्कस किया जाए। बट बिकॉज हमारा ये करियर गाइडेंस का सीरीज चल रहा है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो सीएस के बारे में ही बोले। बिकॉज जो गेस्ट है वो है सीएस मुकेश सर, जो डीडी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो खुद बच्चों को सीएस पढ़ा रहे हैं फ्रॉम 2013। एंड ही इज कंपनी सेक्रेटरी एंड ही हिमसेल्फ इज एमबीए फ्रॉम सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। बहुत नॉलेज है उनके पास, और सीएस के बारे में इतना कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, इतने सारे मिथ हम लोगों ने बस्ट किए हुए हैं कि जो बच्चा सीएस के बारे में सोच रहा है लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों से अगर वो अटक रहा है, काफ़ी सारे डाउट है, तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। हम लोगों ने बात किया है कि सीएस क्या होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या लगती है, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा होता है, सीएस हो जाने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, कितने का पैकेज मिलता है, और सीएस का आउट ऑफ इंडिया भी क्या स्कोप रहता है, ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। इट वाज हैवी पैक्ड एपिसोड, इतना कुछ हम लोगों ने सीएस के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आप सीएस कर रहे हो या सीएस करने का सोच रहे हो, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। तो बात करते हैं मुकेश सर के साथ। हेलो मुकेश सर। हेलो विकी सर, कैसे हैं? वेलकम टू विकीज टॉक शो। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हो सर? बस फर्स्ट क्लास, अच्छा हूँ मैं तो। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच सर। सर कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अभी रिसेंटली हमारे रिजल्ट्स आउट हुए और मोर देन 50 स्टूडेंट्स वर एबल टू टेस्ट सक्सेस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा एक स्टूडेंट है जुगल पटेल, ही वॉज एबल टू बैग एन ऑल इंडिया रैंक 8। सीएस प्रोफेशनल जो फाइनल एग्जाम होता है सीएस का, उसमें उसका ऑल इंडिया रैंक 8 आया। हमने आज तक ऑल इंडिया रैंक 8 स्कोर नहीं किया था प्रोफेशनल में। 7 स्कोर किया हुआ था, 9 स्कोर किया हुआ था, तो हमारा वो फ्लश कंप्लीट हो गया 7, 8, 9 का। तो अच्छा है, ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज जर्नी विद अडानी। तो बेस्ट ऑफ लक, थ्राइव करे वो अच्छे से। वेरी गुड, वेरी अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस सर। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो एंड टू योर स्टूडेंट्स आल्सो। थैंक यू सर। और सर डीडी कैसा चल रहा है? डीडी अच्छा चल रहा है, इट्स गुड। वी रिसेंटली रेनोवेटेड आवर प्रेमाइसेस, तो एक नई एनर्जी आई है जगह के चेंज होने से थोड़ा। प्लस कुछ रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, सो द टीम हैज आल्सो बिकम बिगर, सो वी आर बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल मोर स्टूडेंट्स नाउ। राइट, राइट। तो सर इतने सालों से हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था जो आज तक मैं आपको पूछ नहीं पाया, बट आई फील दैट दिस इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आई कैन आस्क यू कि सर मुझे पता है आपने सीएस किया है, एमबीए किया हुआ है, फिर आपकी जो जॉब थी वो भी काफी वेल रेप्यूटेड जॉब थी, काफी अच्छी कंपनी में जॉब थी। टीचिंग कहाँ से आया सर? ये सवाल का जवाब शायद मेरे डैड भी ढूंढ रहे हैं। इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग आंसर होता है इसका, बट आई डोंट नो। इट वाज वेरी वेरी इम्पल्सिव डिसीजन। ऑल्दो मैं क्लास 11 से पढ़ा रहा हूँ। एवर सिंस आई वाज इन क्लास 11 आई वाज टेकिंग ट्यूशंस। पहले छोटे बच्चों को पढ़ाता था, फिर जब मैंने सीएस का कोर्स शुरू किया तो मैं जिस स्टेज में रहता था उससे एक स्टेज नीचे वाले बच्चों को पढ़ाया करता था। तो आई डिड माई सीएस इन कैलकाटा बेसिकली। तो कैलकाटा में कुछ क्लासेस के साथ जुड़ा हुआ था, कभी कभी लेक्चर्स लिया करता था। एंड देन वहीं पे सीएस के दौरान ही मेरे फ्रेंड सीएस राजू दुबे, हमारी दोस्ती हुई। सीएस करने के बाद उन्होंने भी थोड़े समय जॉब किया, फिर इवेंचुअली वो बड़ौदा सेटल हो चुके थे एंड ही स्टार्टेड डीडी इंस्टीट्यूट, सो एज टू से। और मैं तब बॉम्बे में जॉब कर रहा था। एंड उसी दौरान वो कहते हैं ना, कीड़ा होता है थोड़ा। राइट। तो कॉर्पोरेट लाइफ में कैसा था कि सैटरडे संडे आपको ऑफ होता था, वीकेंड्स, एंड बॉम्बे इज नॉट वेरी फार, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल ओवर द वीकेंड्स, यहाँ पे आके कभी कभी लेक्चर्स लिया करता था। एंड शुरू से ही पढ़ाना पसंद था। सो वन फाइन डे मैं और मेरे फ्रेंड ने हमने वी वर हैविंग टी, छत पे थे। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट डे बिकॉज अगले दिन उनका बर्थडे था। और हम चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते ऐसे उन्होंने कहा कि बाबा, ही कॉल्स मी बाबा अफेक्शनेटली, तो उन्होंने कहा कि बाबा कल मेरा बर्थडे है और एक गिफ्ट दीजिए मुझे।
तो मैंने कहा ऑफ कोर्स बताओ जो भी है। तो उसने बोला कि आप रह जाइए यहीं पे। क्या बात है। एंड ये सुनने में कहने में बहुत ही सरियल लगता है, इट विल बी हम्म वेरी डिफिकल्ट टू probably believe this, but that is exactly what happened. And then in that very moment I decided that I'm going to put in my papers. हम्म And somehow शायद ना बॉम्बे का फटीक भी था थोड़ा, अच्छा और मुझे बड़ौदा बहुत अच्छा लगा। हम्म इट्स नाउ बीन मोर देन अ डेकेड दैट मैं बड़ौदा में हूँ। ओके और जब मैं आया था तब तो और मुझे खुला खुला लगता था सब कुछ का, हम्म कोई ट्रैफिक होता नहीं था, इन ऑर्बिट था नहीं। राइट। और कोलकाता एंड बॉम्बे से कंपैरिजन हो काफ़ी रहा था। अच्छा था। आई स्टेड इन बैंगलोर, आई स्टेड इन कैलकाटा, मुंबई, हम्म पुणे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं फिर बॉम्बे कभी गया ही नहीं वापस। ओह ऑल अच्छा माय सेटलमेंट्स, एफएनएफ, एवरीथिंग हैपेंड ऑनलाइन इटसेल्फ। ओके एंड तब से बस अब टीचिंग में क्या हूँ। बात है। तो कोई मूवी का स्टोरी हो ऐसा पूरा स्टोरी है। अमेजिंग। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था इफ यू जी अलाउ सर, मी। प्लीज़ 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 सर, सर प्लीज़ आपका डीडी का टॉक शो है, आप मतलब जो क्या है? बोले। डीडी का मतलब क्या है सर? हाँ, डीडी का मतलब एक्चुअली सी आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर, क्योंकि ये दुबे सर की स्टोरी है, बट स्टिल आज मैं हूँ तो मैं उनके बिहाफ पे बताता हूँ। हम्म दुबे सर जो मेरे फ्रेंड हैं एक्चुअली, उनकी एक आंख में विजन नहीं है, हम्म और दूसरी आंख में सिर्फ 40% विजन है। ओके तो एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, हिज फादर वाज अ कांस्टेबल इन द कोलकाता पुलिस। हम्म और मतलब वो शायद अपने गांव के, फॉर दैट मैटर शायद जिले के पहले ग्रेजुएट होंगे, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड। तो हम्म इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल ऑफ दीज हार्डशिप्स, एक इसे हम डिसेबिलिटी कहें, जो भी हम्म कहें, इन सब के बावजूद उनके लिए सपने जैसा था कि वन डे ही विल बी एबल टू ऐड अ सैल्यूटेशन ऑफ सीएस बिफोर हिज नेम। तो वो सपना उनका पूरा हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा ड्रीम तो पूरा हो गया है, एंड अब ये उनका सरनेम दुबे है। ओके तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरों के सपने इसी तरीके से पूरे करने में मदद करूंगा। तो उन्होंने क्लास का नाम रखा था दुबे ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। सो ओके द इंस्टीट्यूट इज ऑल अबाउट ड्रीम्स, और आपके जो ड्रीम होते हैं आप उसे पूरे कीजिए, वी आर देयर टू फैसिलिटेट इट। ओके फिर वो दुबे ड्रीम्स इंस्टीट्यूट थोड़ा कभी कभी लेटर हेड में या विजिटिंग कार्ड में या होर्डिंग्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो राइट। जाता था। तो उसी को शॉर्ट कर दिया, और फिर डीडी इंस्टीट्यूट के नाम से ओह अभी भी ओके रनिंग इट। क्या बात है, क्या बात है। जी। तो सर आपका सीएस का जर्नी कैसे हुआ एंड आपने सीएस कैसे डिसाइड किया कि सीएस करना है? मेरी सीएस की जर्नी का जहाँ तक सवाल है, एक्चुअली मैं, माय फादर वाज गोइंग थ्रू अ वेरी लीन पैच इन हिज बिजनेस जब मैं क्लास 11 12 में था। दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू टीचिंग। हम्म और फिर मैं ना क्लास 12 के बाद बॉम्बे चला गया था, हम्म एंड आई वाज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। ओके और बैक देन मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ये शेयर करता हूँ और उनको बताता हूँ कि भाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लाइफ का गोल ये था कि अगर मैं 50,000 रुपये महीना कमाने लग जाऊं तो मुझे नहीं लगता लाइफ में किसी और चीज़ की हम्म ज़रूरत है। बिकॉज दिस इज 2004, ओके जब मैं बॉम्बे में कॉल सेंटर में काम कर रहा था, एंड आई वाज अर्निंग अबाउट 15,000 रुपीज़। और मुझे तो लगता था बहुत पैसा है, 15,000 रुपये में भी मेरे पास तो राइट पैसा बच जाता था। राइट तो मुझे लगता था कि अब पढ़ाई तो और हो नहीं पाएगी, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह की है नहीं। हम्म तो वहाँ से मेरा सपना तो अब यही था, माय माय ऑल टाइम गोल वाज कि मैं किसी भी तरह करके किसी केबिन क्रू में शामिल हो जाऊँ, हम्म फ्लाइट स्टीवर्ड वगैरह कुछ बन जाऊँ। बिकॉज अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलनी आती है हम्म तो कॉल सेंटर और या फिर इसके अलावा और कोई आपके लिए बहुत इससे ज़्यादा ऊपर की जॉब अपॉर्चुनिटी एट दैट एज आपको नहीं समझ में आती है। हम्म बट एज लक वुड हैव इट, मैं आई कम बैक टू कैलकाटा टू गिव माय ग्रेजुएशन एग्जाम्स। हम्म And by then my father was also back from Assam. He was in Assam for about 3 4 years, and वो वापस आ गए थे, and this time he was more confident, and उन्होंने कहा कि नहीं, things are looking brighter, तो अब तुम पढ़ाई करो, ओके and I don't want you to go and work in a call center again। तो फिर वहाँ से अब ये था कि ग्रेजुएशन चल रही थी, कुछ और करना था साथ में। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैं मैथ से बहुत डरता था। ओके आई वॉज पथेटिक एट मैथ्स। हम्म तो उस समय उतने लिमिटेड नॉलेज में ये पता चला कि भाई सीएस एक कोर्स है जिसमें अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती है फिर भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सो राइट दैट्स हाउ आई गॉट इनटू सीएस। एंड फिर अच्छा रहा, आई वाज एबल टू क्लियर ऑल माय एग्जाम्स। आईसीएसआई के साथ काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा है। आई पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, प्रेसिडेंट से और पॉलिटिकल डिग्नेटरीज से काफ़ी बार आईसीएसआई के थ्रू अवार्ड्स भी मिले। तो वहाँ से सीएस कंप्लीट हुआ,
और उसके बाद ऐसा था कि प्रॉब्ली आई वाज ट्राइंग टू कॉम्पेंसेट, माय डैड वाज ट्राइंग टू ओवर कॉम्पेंसेट, उनको और पढ़ो, नाउ वी कैन अफोर्ड इट। ओके। तो फॉर द सेक ऑफ इट मैंने फिर एक एमबीए की डिग्री भी ली। आई डिड माय एमबीए फ्रॉम एसआईबीएम पुणे सिम्बायोसिस। वहाँ से काम करने के बाद में ऐसा कॉल था कि अभी जो एमबीए में पैसा डाला है कम से कम वो रिकवर होना हो चाहिए। जाए, तो राइट। पीपीओ मिल गया था मुझे समर इंटर्नशिप के बाद, सो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर लॉरियल। हम्म, लॉरियल का एक्सपीरियंस वाज आल्सो वंडरफुल, बहुत कुछ सीखने को मिला, देयर वाज लॉट टू लर्न। एंड देन वहाँ से वीकेंड के ट्रिप स्टार्ट हो गए एंड अप्रोक्स वापस कितना से साल काम किया होगा लॉरियल में? आई वाज इन लॉरियल फॉर अबाउट लेस देन 2 इयर्स। ओह, ओके। पहले मैंने सेल्स में काम किया है, ट्रैवल्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री एक्सटेंसिवली। मैं झारखंड में था 6-7 महीने, ओके। बिहार में थोड़ा काम किया, इवेंचुअली गॉट बैक टू बॉम्बे एंड फिर ओके। वहाँ से यहाँ। अच्छा, तो सर आपने जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे तब आपने बताया कि आप मैथ्स में उतने अच्छे नहीं थे एंड दैट्स व्हाई यू टुक सीएस। मतलब उस समय का माइंडसेट मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। उस समय उतनी ही समझ थी, उतना ही एक्सपोजर था, हम्म, तो शायद ट्रिगर वो रहा था ओके। ऑब्वियसली। आज अगर कोई मेरे पास आता है, आई वुड हैव 10 other things to share about the course and multiple things to talk about, but back then वही छोटा सा एक ट्रिगर पॉइंट रहा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तो जाना ही था, राइट, तो इस दिशा में निकल गए। राइट। तो बस मेरा क्वेश्चन वही था कि क्या सीएस करने के बाद भी आप यही बिलीव करते हो कि अगर मैथ्स में वीक हो तो भी सीएस किया जा सकता है? इजीली CS डज नॉट रियली हैव कोई लॉगरिदम, एंटी लॉगरिदम, साइन कॉस टैन, कुछ भी ऐसा है नहीं। ओके। देयर इज नो कैलकुलस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्ड इन इट। हम्म, इनफैक्ट ये तो अब कहीं ना कहीं इट्स वेल एस्टैब्लिश्ड कि सीए कहो, सीएस कहो, सीएमए कहो, ये सारे कोर्सेज जो हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रन करती है, एमसीए रन करता है, उनके 3 इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। सो देयर इज आईसीएआई एंड देयर इज आईसीएसआई। और जिन बच्चों को शायद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, बी इट मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, इट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर देम कि आप सीएस कीजिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत लिमिटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का प्रेशर रहता है, और जो सब्जेक्ट्स रहते भी हैं उसमें भी अगर अपने डिफिकल्टी लेवल कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली सीए सीएमए के मुकाबले सीएस की अकाउंट्स काफ़ी इजी होती है। इस वजह से आज भी दैट थिंग स्टिल होल्ड्स ट्रू कि अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपको उसमें थ्योरेटिकल पेपर्स में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, या इट टेक्स लेसर टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर दोज सब्जेक्ट्स, सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू एक्सप्लोर सीएस। ओके। नॉर्मली हमारे जो बच्चे हैं सर, 11-12 के बाद दे प्लान फॉर सीएस। नॉर्मली आफ्टर 12 काफी सारे बच्चे, काफी ऐसे कम होंगे जो बैचलर करने के बाद सीएस, क्योंकि आज तो बहुत अवेयरनेस है, बच्चों को पता है, 11-12 से सोचना चालू कर देते हैं। ट्रू। तो अगर किसी बच्चे को ये देखना है कि मैं सीएस कर सकता हूँ या नहीं, या फिर सीएस मेरे लाइकिंग में आएगा कि नहीं, तो 11-12 के कौन से सब्जेक्ट को पकड़ के वो देख सके कि अगर ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो मुझे सीएस में भी मजा आएगा? ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कुछ तरीके से आप हिंट दे पाए सर? राइट, सर्टनली। इसमें शायद 2 बातें कह सकता हूँ मैं। एक तो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और वहाँ पे वो कई बार सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जैसा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। आई मीन आई डोंट नो, हर करिकुलम में ऐसा नहीं होता, बट आई हैव मेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे बताते हैं कि हमें पहले से काफ़ी कुछ पता था, एक एक्सपोजर था, बिकॉज हमने सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था। तो ऑफ कोर्स उन बच्चों के लिए तो एक काफ़ी नेचुरल ट्रांजिशन हो जाता है कि उन्होंने उसको थोड़ा बहुत एटलीस्ट पेरिफेरल रूप से ही सही, बट अनुभव किया होता है उस सब्जेक्ट का, तो उनके लिए तो काफ़ी नेचुरल प्रोग्रेशन होगा सीएस करना। इसके अलावा एक बहुत डायरेक्ट लिंकेज मैं नहीं कहूँगा कि भाई इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज का डायरेक्ट लिंकेज बैठेगा, बिकॉज सीएस इज नॉट जस्ट अबाउट थियोरेटिकल पेपर्स। लॉ को पढ़ना पड़ता है, थोड़ा टेक्निकल होते हैं वो पेपर्स, बट स्टिल बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में अगर आप एक्सेल कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज मतलब ओसीएम, जो भी ओसीएम या सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज कह देते हैं, यहाँ पे ओसीएम, अपने यहाँ पे गुजरात ओसीएम बोर्ड कह में देते हैं, गुजरात, ऑफ कोर्स। तो ओसीएम हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, कहीं पे कॉमर्स कह देते हैं, जो भी नाम से किसी भी बोर्ड में ये सब्जेक्ट कराया जा रहा हो, अगर आप स्पेसिफिकली इन 2 सब्जेक्ट्स में एक्सेल करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा चॉइस है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इनफैक्ट हमारा जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होता है उसमें इकोनॉमिक्स डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। इनफैक्ट इट्स द लार्जेस्ट सब्जेक्ट इन द सीएसईटी प्रोग्राम। तो इस वजह से भी आपको वहाँ का पढ़ा हुआ काम आता है, एंड सी एक ट्रिगर ही मिल सकता है एट 11 क्लास 11 क्लास 12। आपको पूरी पिक्चर कंप्लीटली समझ में आ जाए ऐसा नहीं हो सकता,
आई सो विश कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता, इट वुड हैव गिवन देम मोर एक्सपोजर, बट काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो लिमिटेड कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए, यस, अगर आप इको एंड बीएस में अच्छा कर रहे हैं, ओसीएम में अच्छा कर रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए। ओके, और सर एलिजिबिलिटी क्या होती है और कब से सीएस चालू किया जा सकता है? मतलब कैन वी स्टार्ट इट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, और आफ्टर 12th ही किया जाता है, और एलिजिबिलिटी क्या होती है उसमें? लकीली कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है नहीं कि आपको क्लास 12 में इतने परसेंटेज का स्कोर चाहिए या आपको एक्स वाई जेड सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स चाहिए। देर आर सम एग्जाम्स इन इंडिया जहाँ पे ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल, और टॉप ऑफ द माइंड जो मुझे याद आ रहा है, एक्चुरियल साइंसेस करके एक कोर्स है, इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स इन फैक्ट, इंश्योरेंस से रिलेटेड। आई एम श्योर आप सीएफए हैं तो आप जानते होंगे ये चीज़ें। बट उसके फॉर्म वगैरह को भरने के लिए भी आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपने भाई मैथ्स लिया हो, एडवांस मैथ्स पढ़ा हो, उसमें इतने का स्कोर हो आपका, तो ही आप कहीं ना कहीं एलिजिबल होते हैं। सीएस में फॉर दैट मैटर ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं। दो रूट्स हैं, या तो आप ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो आपको एक स्टेज का एग्जामिशन मिल जाता है, आपको 2 स्टेजेस क्लियर करनी पड़ती है। ओके, और अगर आप क्लास 12th के बाद आते हैं तो आपको तीनों स्टेजेस का एग्जाम देना पड़ता है। सवाल ये कि क्लास 10 के बाद क्या कर सकते हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग आप क्लास 10 के बाद ऑब्वियसली इस एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते हैं। बट येस, वी डू रन, हमारे सेंटर पे हम प्री बोर्ड बैचेस रन करते हैं। बिकॉज कैसा होता है कि मोस्टली एग्जाम्स जो होते हैं बच्चों के, वो मार्च के महीने में कुछ बोर्ड्स के खत्म हो जाते हैं, कभी कभी सीबीएसई के एग्जाम्स इनफैक्ट अप्रैल तक एक्सटेंड हो जाते हैं। ओके, और सीएस का जो फर्स्ट स्टेज होता है एग्जाम का, वो आप एज अर्ली एज मई में दे सकते हैं, आफ्टर 12th। आफ्टर 12th। ओके, एंड यू आल्सो गेट एन ऑप्शन कि मई में नहीं तो जुलाई में तो आप दे ही दीजिए। अच्छा, मई और जुलाई 2 एग्जाम? मई में एग्जाम होता है, जुलाई में एग्जाम होता है, नवंबर में एग्जाम होता है, जनवरी में एग्जाम होता है। ओह, सो इट्स हेल्ड 4 times a year फॉर फाउंडेशन। हाँ, उसे सीएसईटी कहते हैं। ओके, पहले सीएस फाउंडेशन नाम हुआ करता Okay. था, अब उसे सीएसईटी कहते हैं। फुल फॉर्म? कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट नाम है इसका। ओके, ओके, तो बट पॉपुलर अभी भी बहुत सारे लोगों के CSE। जहन में सीएस फाउंडेशन नाम ही है हाँ, कि राइट, भाई फर्स्ट स्टेज है, फाउंडेशन है, बिकॉज एक यूनिफॉर्म नाम रह जाता है। सीए में भी यही नाम रहता है, सीएस में यही नाम था, तो उस वजह से भी एक नाम शायद बहुत लोगों के जहन में अभी भी वही है। राइट। तो सीएसईटी आप एग्जाम तो दोगे 12th के बाद ही, बट यस, अगर आप प्री बोर्ड के बैचेस में, ऑब्वियसली हम उनके क्लास 12 की पढ़ाई नहीं खराब करना चाहते, वरना शायद यूविल के लोग ही नाराज हो जाएंगे या और भी कोई भी क्लासेस जहाँ पे बच्चा जा रहा है, उनको भी थोड़ा एक समय चाहिए, बोर्ड का एग्जाम है तो दे वुड वांट टू गिव देयर 100%। बट वंस अ वीक अगर हम ओवर द वीकेंड्स मिलते हैं, तो एटलीस्ट इन दोज 2 years वी गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू एटलीस्ट प्रिपेयर देम मेंटली। उनको प्रिपेयर कर पाते हैं कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हो, आपका सीरियसनेस का लेवल कैसा होना चाहिए, वो उनको पता चल पाता है। और बहुत कुछ पोर्शन ऐसा है जो वहाँ पे मेरे साथ पढ़ते हैं तो उनको क्लास 12 के एग्जाम में भी मदद मिलती है, होता है, राइट। बिकॉज सीएस के कोर्स में ना बिजनेस कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो एक तो वो 2 साल का टाइम मिलता है ना, तो आप वाकई में जब आप ग्रेजुअली लैंग्वेज पे वर्क करते हो तो आप बच्चे को सही में मदद कर सकते हो। बिकॉज स्पोकन इंग्लिश 30 दिन में सीखें और 20 दिन में सीखें, दैट नेवर वर्क्स। हम सब ने उस प्रॉब्लम को फेस किया है एंड वी लर्नड इट द हार्ड वे। तो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर लें, ताकि आगे जाके थियोरेटिकल पेपर्स हैंडल करना आसान हो जाए। प्लस इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, विच अगेन उनको 11-12 की पढ़ाई में भी मदद करता है। सो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा, काफ़ी था, बिकॉज हम लोग 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, तो जब हमारा पीटीएम या कुछ भी होता है और हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, आप उसको सीए सीएस करवा दीजिए, राइट। तो पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि अगर ये अभी से सीए या सीएस पढ़ेगा तो उसका 12th बिगड़ेगा, पढ़ाई खराब हो जाएगी, 12th में कैसे वो फोकस कर पाएगा। बट इट्स बट वेरी इट्स गुड द पॉइंट। अदर वे राउंड, इट्स द अदर वे राउंड। जो बच्चा ये करता है उसका 11-12 और अच्छा हो और जाता अच्छा, है, because वो सपोर्ट करता है स्टडीज, बिल्कुल, और हायर लेवल का स्टडी करेगा तो लोअर लेवल को उसको इजी ही लगेगा, डेफिनेटली। एग्जैक्टली। राइट, राइट, इट्स लाइक अगर आपने यू नो नदी में नहा लिया है तो स्विमिंग पूल से आपको डर नहीं लगेगा। राइट, नॉट नो ऑफेंस, बट अच्छा रहता है, इट्स ओनली गोइंग टू हेल्प यू। राइट। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि अगर किसी बच्चे को 11th-12th से भी पढ़ाई स्टार्ट करना हो तो कर सकते हैं, और आपके बैचेस भी चलते हैं,
बट वो तो बड़ौदा वाले बच्चे जो लकी है, जो आपके पास आके राइट पढ़ सकते हैं। राइट पर अगर कोई बड़ौदा से बाहर है, गुजरात में या गुजरात से बाहर, बिकॉज ये तो नेशनल लेवल का कोर्स है, ठीक है, तो अगर कोई बड़ौदा में नहीं रहता है और राइट फिर भी उसको आपसे पढ़ना है, फाउंडेशन चालू करना है 11th 12th स्टैंडर्ड से, ट्रू तो कोई ऑप्शन है क्या सर? नहीं ऑफ कोर्स ऑप्शन है एंड पीपल आर अवेलिंग दैट ऑप्शन इज वेल हम्म। बिकॉज हम सब जानते हैं कि कोविड हैज गिवन अस द न्यू नॉर्मल और द न्यू नॉर्मल हैज कम्प्लीटली चेंज्ड ऑफ कोर्स हर कोई प्रिपेयर्ड नहीं था बट अब तो आई मीन वीव बीन डूइंग वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड वीव बीन डूइंग ऑनलाइन लेक्चर्स मच बिफोर कोविड हैपेंड राइट बट यस अब तो एवरीबडी हैज दैट ऑप्शन तो राइट। अपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बच्चों को लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं ऑल ओह माय लेक्चर्स आर हाइब्रिड वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कंज्यूम होते हैं ओके। एंड आई मतलब ये जो प्री बोर्ड वाले बैच की अपने बात कर रहे हैं इसमें ऑब्वियसली अभी तक मेरे पास में ऐसा अदर स्टेट्स के प्लेयर्स तो नहीं है बट यस गुजरात के इंटीरियर्स एरिया की अगर अपने बात करेंगे जामनगर की राजकोट की बात करेंगे या बड़ौदा के जो आसपास के सबर्ब्स की बात करेंगे फॉर एग्जांपल भरूच की बात करेंगे अंकलेश्वर की बात करेंगे आनंद विद्यानगर की बात करेंगे तो वहाँ के बहुत सारे बच्चे अपने साथ जुड़ते हैं और वो थ्रू आउट ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं आगे की स्टेजेस में तो आई हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्होंने तीनों स्टेजेस मेरे पास ऑनलाइन प्रिपेयर करे और शायद मैंने उस बच्ची को फेस टू फेस पहली बार तभी देखा जब वो मिठाई लेके आए सीएस प्रोफेशनल क्लियर करने क्या की बात है। बिकॉज उससे पहले मैं मिला ही नहीं कभी राइट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप बच्चे को पहली बार देखते हो आपको शायद यू कैन नॉट हाँ मतलब बिकॉज ऑनलाइन में उतना ज्यादा फेस रिकग्निशन नहीं हो पाता है देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट। तो यस ऑफ कोर्स वो ऑप्शन अवेलेबल है ओके। आई आल्सो हैव एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप भी है अपना iOS पे भी आप उसे यूज कर सकते हैं TDCS नाम से ऐप है ओके, तो एक काम करेंगे, इस वीडियो के नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का भी लिंक डाल देंगे, तो अगर किसी को अवेल करना है तो दे कैन गो एंड चेक बहुत अच्छा उस ऐप में बहुत सारे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ये स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगा अगर कोई बच्चा मेरे पास नहीं भी ज्वाइन कर पाया है कहीं और से भी प्रिपेयर कर रहा था या शायद अलाउ नहीं करता है उसके फाइनेंसेस उसको कोचिंग ज्वाइन करना तो उनके सबके लिए फ्री मॉक टेस्ट होते हैं जो काफ़ी एक्सटेंसिव हैं 5 मॉक टेस्ट 6 मॉक टेस्ट उनको एक एग्जाम से पहले मिल जाएंगे जिसका इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी राइट। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहते हैं दे कैन गेट इन टच विद अस राइट। तो इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं बच्चे प्लस यूट्यूब पे भी काफ़ी बार एंगेजमेंट होता है काफ़ी सारे बच्चे जैसे यूजुअली एग्ज़ाम के जस्ट 1-2 घंटे के अंदर वी ट्राई एंड पुट अप द सोल्यूशन स्पेसिफिकली टैक्सेशन का एक पेपर होता है उसके लिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है राइट। एंड प्लस दैट इज़ वन पेपर जो मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे दिल के काफ़ी करीब है ओके। तो मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन डाल दूँ तो उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे और ये सारी दूर से चीजें भी फ्री जुड़ते में हैं अवेलेबल रहती है हाँ बच्चों को? ऑल ऑफ दिस क्या इज बात है। ऑब्वियसली फ्री सो इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग लेक्चर्स यू कैन डाउनलोड द ऐप, तो ये सारी चीजें आपको मिल जरूर जाएंगी। कीजिएगा ऐप डाउनलोड कीजिए यूट्यूब पे भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा वहाँ पे जाइए यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओवर देयर सो विल मेंशन दैट यूट्यूब चैनल लिंक आल्सो हियर। थैंक यू अच्छा सर, ये काफी सारे बच्चे, वैसे मुझे तो पता है सीएस का, बट बच्चों की ओर से जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट जो ऐसे बच्चे जिन लोगों ने सीएस का नाम अभी अभी सुना है, शायद उनकी लाइफ में पहली बार सीएस का एंट्री हुआ है। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। अच्छा, सीएस को काफी सारे लोग कंप्यूटर साइंस के साथ भी कंफ्यूज कर लेते हैं। दिस इज नॉट Right. कंप्यूटर साइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी actually- सेक्रेटरी, यस सर। अपने यहाँ पे थोड़ा कम होता है फिर भी मैं बैंगलोर में था काफी समय तो बैंगलोर में मैं किसी को बताता था कि आई एम अ क्वालिफाइड सीएस हाँ। तो उनका बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रिस्पॉन्स अच्छा ठीक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ा है कंप्यूटर पढ़ा है उनकी बिकॉज वहाँ ज्यादा वही लोग दिखते हैं राइट। तो उनका इंटरप्रिटेशन वैसा ही होता है बाकी बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से कुछ लोगों के लिए सीएस का मतलब काउंटर स्ट्राइक भी होता होगा शायद बट हम सीएस की बात कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी Company कोर्स की secretary बात कर के रहे हैं और आप आई एम सॉरी आई कट यू इन द मिडल आप कुछ पूछ हाँ। रहे थे तो सर कंपनी सेक्रेटरी किसका सेक्रेटरी होता है? मतलब एक तो पहले तो ये सुनने में ऐसा लगता है कि यार किसी का सेक्रेटरी बन के काम करना पूरी लाइफ। नहीं ये एक्चुअली ना आईसीएसआई को भी शायद अब तो समझ में आ गया है ये आईसीएसआई को भी समझ में आ गया है और बीच में इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन भी लेने वाले थे कि भाई हम इसका नाम बदल के गवर्नेंस प्रोफेशनल कर देते हैं ओके। इनफैक्ट ऐसा ही कुछ यूके में भी सीएस नाम से ही कोर्स होता था चार्टर्ड सेक्रेटरी बोलते थे उनको तो उन्होंने अपना रिसेंटली नाम चेंज कर लिया है उन्होंने सीजीआई इंस्टीट्यूट कर दिया यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट तो इंडिया में भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि सेक्रेटरी नाम से
एक पहला थॉट जो आता है वो यही है कि जा भैया फोटोकॉपी करवा के ले आ, जा 2 कॉफी बोल दे, चाय बोल दे। राइट। तो ये समझने वाली बात है कि कंपनी सेक्रेटरी किसी व्यक्ति का पर्सनल सेक्रेटरी नहीं होता, वो किसी की मोना डार्लिंग नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अजीत बैठा हुआ है लायन बन के और कोई उसकी सेक्रेटरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी वर्ड जो है ना, शायद आप में से कुछ लोगों ने एक शो आता है सर पंचायत नाम का, अगर आपने भी हाँ, देखा हो तो जीतू उसमें ना भैया का। जीतू भैया जो है हाँ। कैरेक्टर, उसको बार बार सचिव सचिव बोलते हैं सब। हाँ, तो वो सचिव को हम अंग्रेजी में सेक्रेटरी कहते हैं। ओके। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो सेक्रेटेरिएट एक वर्ड होता है जिसे हम सचिवालय कहते हैं। ये सचिवालय वो जगह होती है जहाँ पे सारे मंत्री बैठते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। सिमिलरली एक पैरेलल अगर अपने ड्रॉ करें तो जैसे देश को मंत्री चला रहे हैं, वैसे कंपनी को डायरेक्टर्स चलाते हैं। ओके। और इन डायरेक्टर्स के, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स हैं, इनके पास पैसा बहुत है, इनको बिजनेस का अनुभव बहुत है, इनको सारी चीजें समझ में आती है, बिजनेस का आइडिया है। लेकिन किसी भी बिजनेस डिसीजन का लीगल रेपरकशन क्या होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कैसे आपको डील करना है, इतनी सारी अथॉरिटीज हो गई हैं अब। मतलब बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए तो एक ही बात होती है कि गवर्नमेंट, बड़ा आसान होता है, ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। बट ये तो आप और हम जब थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज के नीचे डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स के नीचे डीजी है, एजी है, कमिश्नर्स है। तो इस तरीके से बहुत सारा लीगल कंप्लायंस का काम होता है। तो उन डायरेक्टर्स की आंख कान नाक बनने का काम करता है एक सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। वो कंपनी का सचिव है और वो ये देखता है कि कंपनी का जो सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट है, सारी डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए, सारा कंप्लायंस परफेक्ट होना चाहिए। और बहुत ही कम ऐसे कोर्सेज होंगे शायद इंडिया में। मैं ऑल्दो रिकॉर्ड हो रहा है ये और मैं शायद मुझे कोई चैलेंज करे, बट आई वुड वांट टू से कि शायद इकलौता ऐसा कोर्स है सीएस जहाँ पे आप डे 1 पे काम करते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। ओके। शायद कोई बड़ी कंपनी अगर आप पकड़ ले, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा, एचयूएल, कोई भी कंपनी अगर पकड़े तो उसमें लाखों एम्प्लॉइज होते हैं। बट शायद वहां पे 99.99% एम्प्लॉइज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम भी नहीं पता होता। फॉरगेट अबाउट इंटरैक्टिंग विद देम। तो ये कोर्स आपको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आता है कि आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हो। अब कोई भी कोर्स हो, फॉर दैट मैटर एमबीए हो या सीए हो या सीएस हो, कोई भी अच्छा कोर्स हो, वो आपको एक एंट्री दिला सकता है ना। उसके बाद तो ऑब्वियसली आप और हम उस अपॉर्चुनिटी का क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको सीधा लाके खड़ा कर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। अब फिर तो आपके ऊपर आप कितना शाइन कर सकते हैं। सो it's very easy for you from there to become a director. It's very easy for you to get inducted into the board. आप सीईओ भी बन सकते हैं, बिकॉज अगर डायरेक्टर्स को पता चल रहा है यू नो योर जॉब वेल एंड आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। राइट। तो इस वजह से सेक्रेटरी मतलब वो चाय कॉफी लाने वाला व्यक्ति नहीं होता है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस वंस मोर। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइड करने वाला व्यक्ति होता है, उनको एडवाइस करने वाला व्यक्ति होता है। तो इसका मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि पुराने जमाने में जो राजा के वजीर होते थे वो वजीर है, ना कि दासी। बिल्कुल बिल्कुल। काजी साहब हैं जो नियम बताते थे सारे, वजीर साहब हैं जो एडवाइस करते थे। बिल्कुल सही। ओके, नाइस। अच्छा सर, अगर सीएस करना हो, ठीक है, तो उसके लिए टाइम कितना लगता है, खर्चा कितना लगता है? देखिए इनफैक्ट आई एम सॉरी सर, और इसका आंसर मुझे थोड़ा डिटेल में भी चाहिए कि खर्चा कौन से स्टेज पे कितना लगता है, मतलब पहले साल में, दूसरे साल में, और टाइम भी इन दैट टर्म्स के पे, फाउंडेशन में इतना टाइम, फिर सेकंड लेवल में इतना, थर्ड लेवल में, थोड़ा और डिटेल में जाना है सर इस क्वेश्चन में। काफी कम समय लगता है, मैं ये कहूँगा। आई वुड वांट टू स्टार्ट द आंसर विद दिस इटसेल्फ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको पहला मौका एग्जाम देने का मिल जाता है जिस साल आपने क्लास 12 किया क्लियर, उसी साल के मई में। आप थोड़ा समय लेना चाहते हो, आप उसी साल के जुलाई में एग्जाम दे सकते हो। यानी कि क्लास 12 क्लियर करने के 3 महीने बाद आपने फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दे दिया। सेकेंड स्टेज जो होती है वो 2 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सो बेसिकली 7 पेपर होते हैं, उनको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। तो आप क्या कर सकते हैं कि सेम ईयर जिस साल आपने अपना क्लास 12 क्लियर किया, एक साल पकड़ के 2024 पकड़ के चलते हैं शायद। हाँ। आप अभी जो बच्चे शायद देख रहे हैं उनके लिए सबसे रेलेवेंट होगा। तो 2024 के साल में मार्च में आपने अपने क्लास 12 का एग्जाम दिया। हाइपोथेटिकली आइदर मई और जुलाई, कुछ भी पकड़ लेते हैं, तो दोनों में से किसी एक में आपने अपना फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया। इनफैक्ट जो मई में क्लियर करता है उनको तो ये ऑप्शन भी रहता है कि वो दोनों मॉड्यूल का एग्जाम इसी साल दिसंबर में भी दे सकता है। बट
हम थोड़ा एट ईज जाना चाहते हैं, मैनेजेबल पेस पे काम करना चाहें, तो भी अपने क्या कर सकते हैं, 24 के दिसंबर में सेकेंड स्टेज के एक मॉड्यूल का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने जून में फर्स्ट लेवल फर्स्ट स्टेज जुलाई में फर्स्ट स्टेज क्लियर किया हो तो दिसंबर में एक मॉड्यूल दे सकते और हैं, अगर आपने मई में क्लियर कर दिया तो दोनों मॉड्यूल आप दे दोनों सकते दे हैं। सकते हैं। और उसमें कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल है कि अगर आपने जून में आपकी इच्छा 1 2 जुलाई में क्लियर किया हो तो आइदर 1 और 2 जो भी आपको जो देना आपकी है, इच्छा, बट दोनों नहीं दे सकते। दोनों नहीं दे सकते। Okay. हम प्रेफरेबली मॉड्यूल 2 पिकअप करते हैं बिकॉज इट हैज 3 सब्जेक्ट्स। कौन से? तो आई विल कम टू द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स आल्सो, बट 3 सब्जेक्ट की वजह से इसलिए पिकअप करते हैं बिकॉज इट बिकम्स रिलेटिवली इजियर फॉर यू, क्योंकि आपके पास, आप समझिए कि छोटा बच्चा है, क्लास 12 अभी क्लियर करके आया है, अभी सीएस में एंटर हुआ है और अभी फर्स्ट स्टेज चलो क्लियर भी हो गई उसकी, तो जुलाई के बाद दिसंबर अगर आप देखें तो यू ओनली हैव अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने, दिसंबर का थोड़ा सा टाइम, तो 4.5 मंथ्स इज व्हाट यू गेट। तो इसमें 3 पेपर्स रहते हैं तो आपके लिए जर्नी थोड़ी और आसान हो जाती है। आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो एक टैक्सेशन का पेपर होता है, एक एसएलसीएम नाम का पेपर होता है जो कि स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, सेबी, शेयर बाजार के बारे में बात करता है, एक और पेपर होता है जिसको हम ईसीआईपीएल कहते हैं, जिसमें आप इकोनॉमिक, कमर्शियल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज पढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। कमर्शियल लॉ में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो जाता है, काला सफेद धन छुपाने की बातें, वो चीजें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसी चीजें आप पढ़ते हैं। और ये 3 पेपर की तैयारी करके आप दिसंबर में ही एग्जाम दे देते हैं। तो अगर अपने देखें 2024 में उसका 12th क्लियर हुआ और 9 महीने के अंदर उसने 1.5 स्टेज क्लियर कर ली। फर्स्ट स्टेज पूरी क्लियर हो गई, सेकंड स्टेज का आधा हिस्सा क्लियर हो गया, तो 1.5 स्टेज क्लियर हो गई। 2025 के जून में 2025 के जून में वो अपने सेकंड मॉड्यूल या जो भी मॉड्यूल बचा हुआ था उसका एग्जाम दे सकता है। तो जून 25 तक उसकी 2 स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, वो पहला ग्रुप जो होता है सेकंड स्टेज का, फर्स्ट ग्रुप, उसमें कौन से पेपर्स होते हैं वो भी आप क्लियर कर दीजिए सर। पहला वाला जो पेपर होता है उसमें कंपनी लॉ नाम का एक पेपर होता है। कितने पेपर्स होते हैं सर उसमें? 4 पेपर होते हैं उसमें। उसमें कंपनी लॉ नाम का एक पेपर होता है, उसमें सीएएफएम यानी कि अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम जो है उसका एक पेपर होता है। तो ये इकलौती ऐसी स्टेज है सीएस के पूरे करिकुलम में जहाँ पे आप अकाउंट्स पढ़ते हैं। और वो भी अगर आप देखें फर्स्ट स्टेज में बिल्कुल अकाउंट्स नहीं था, और थर्ड स्टेज में भी अकाउंट्स नहीं है। थर्ड स्टेज में इनफैक्ट कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, देयर इज नो टैक्सेशन, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। तो थर्ड स्टेज इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर्स। हालांकि उसमें केस स्टडी वाइज क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको टेक्निकली समझना पड़ता है, बट सेकेंड स्टेज का ये जो एक मॉड्यूल है इसी में आपको अकाउंट्स का सामना करना पड़ता है, कंपनी लॉ आपको पढ़ने को मिलती है। सो सेकेंड पेपर आपने बोला अकाउंट्स का क्या नाम था? सीएएफएम। उसका फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दैट इज सेकंड पेपर। सेकंड पेपर हो गया। एक पेपर आपका हो जाता है वहाँ पे सुबिल करके एक पेपर है जिसको अपने कहते हैं सेटिंग अप ऑफ बिजनेसेस। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस अभी छोटे बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा, एमओए, एओए, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक कंपनी कैसे बनती है, आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये हमने तो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ा है, बट आप अगर सीएस बन जाते हैं और आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं अगर, तो ऑब्वियसली अब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा और बोलेगा सर मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, तो आप गूगल तो करेंगे नहीं यार कंपनी बनेगी कैसे। तो आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए कि भाई क्या फाइलिंग होगी, कैसे कंपनी बनाते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस लाइक। तो आप बहुत डिटेल में वो सारे प्रोसेस को पढ़ते, कंपनियां बनाई कैसे जाती हैं, बंद कैसे करी जाती है, एग्जैक्टली फाइलिंग क्या होगी, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे पढ़ने को मिल जाती है। उसके बाद में एक आखिरी पेपर जो बचता है वो है JIGL, जिसको हम जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज कहते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज जो है उसमें लीगल भाषा को कैसे समझना चाहिए, हाउ टू इंटरप्रेट इट, अलग अलग, क्योंकि आपने भी अगर अपने भी सर रेंट एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी डीड, गिफ्ट डीड देखते हैं तो उसकी लैंग्वेज बहुत ही अटपटी होती है, एंड इट इज डिजाइंड दैट वे बिकॉज वो लैंग्वेज को काफी कॉम्प्रिहेंसिव होना पड़ता है। इट इज सपोज टू कवर अ लॉट ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, तो वो प्लेन इंग्लिश में शायद नहीं हो सकती है, उसका लैंग्वेज थोड़ा पेचीदा होता है। प्लस बहुत सारा लॉ जो अपने पढ़ते हैं वो इवेंचुअली लैटिन से इंग्लिश में आया और फिर इंग्लिश से हम इंडिया में उसे पढ़ने लगे। तो उस कारण से भी क्या होता है कि लॉ जो पढ़ते हैं
उन्होंने कई बार देखा होगा लीगल मैक्सिम्स होते हैं वो जो सारे लैटिन में ही होते हैं, उनके हम्म, प्रोनाउंसिएशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता okay, है ना। तो इस वजह से वो लीगल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना वगैरह सीखना है, प्लस फिर जनरल लॉज होते हैं कुछ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जिनके नाम बच्चों ने जरूर सुने होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल डिस्काउंटिंग, राइट, अपने 11-12 में आप लोग भी पढ़ाते हैं ये चीज। उन्हीं चीजों का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, उन्हीं चीजों का लीगल एस्पेक्ट कि भाई राइट, ड्रॉवर कौन होता है, एक्सेप्टर कौन होता है, पेई कौन होता है, कब रिवोक कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें राइट। उनको पढ़ाई जाती है। सो लेट्स 25 के 25 में जून में, हम्म, 2025 के जून में आपकी 2 स्टेजेस कंप्लीट क्लियर हो हो जाती गया। है। अब सिर्फ एक स्टेज बचती है, और सबसे अच्छी बात इस स्टेज की यही है कि आपको इससे पहले कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको कोई ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, कोई Okay. सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप थर्ड स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा कुछ ऐसी नहीं। कोई बात नहीं है। Okay. आप थर्ड स्टेज को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। Okay. अगेन वहां पे भी 2 मॉड्यूल होते हैं, हम्म, पर वहां पे अच्छी चीज क्या होती है कि 2 पेपर वहां पे ओपन बुक होते हैं, ओह, तो किताब खोल के आंसर लिखना है। क्या बात है। बट ऑब्वियसली ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना डेफिनेटली, होता नहीं है, बिकॉज वो ऑब्वियसली आपको ये नहीं पूछते कि बताओ भाई डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है। राइट, वो आपको ऐसा पूछेंगे कि भाई अडानी ग्रीन्स ने ऐसा किया, एनसीएलटी को ऐसा लगता है, सेबी को ऐसा लगता है, हाँ, आरओसी को ऐसा लगता है, तुम बताओ तुमको कैसा लगता है। तो वहां पे बच्चों को एक, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे बात तो किताब के अंदर की ही होती है, टॉपिक होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। और अच्छी चीज ये है कि आप अगर वो स्किल सीख जाओ, केस स्टडी का आंसर आपको ड्राफ्ट कैसे करना है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, तो फिर किताब से आपको पूरा लैंग्वेज मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, सेक्शन, केस लॉज जो भी आप साइट करना चाहते हैं वो मिल जाते हैं। तो बेसिकली आपको 5 ही पेपर की तैयारी करनी पड़ती है, बाकी 2 पेपर तो ओपन बुक हैं। अब उसमें भी आप थोड़ी चालाकी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ओपन पेपर होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। ओके, सो यू हैव अबाउट 14 पेपर्स का लिस्ट, जिसमें से आपको कोई 2 पेपर चुनने हैं। ओह, तो आप जानबूझ के ऐसा पेपर चुनते हो जो आप सेकेंड स्टेज में पढ़ चुके हो, उससे मिलता जुलता हो, या जो थर्ड स्टेज के पेपर्स हैं उनसे वो काफी हद तक ओवरलैप होता हो, ओके, तो उसका एक बेनिफिट मिल जाता है। ओके, इस वजह से अब अगर कमिंग बैक टू द टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी पे अगर जाएं अमित शाह की भाषा में, तो 2026 में ओके, आप तो 2025 के जून में आपने क्लियर किया था। हम्म, अब आप चाहो तो इसको मॉड्यूल वाइज तोड़ दो और एक एक मॉड्यूल करके दे सकते हैं, प्रोफेशनल का भी। बट वी रैदर सजेस्ट कि आप ना थोड़ा समय लो और एक साथ सारे पेपर्स दे दो, बिकॉज यहाँ पे एक तो प्रैक्टिकल पेपर का उतना बर्डन नहीं है, और 7 में से 5 ही पेपर फुल तैयार करने हैं, बाकी 2 पेपर जो हैं वो तो आपको ऐसे भी ओपन बुक मिल रहे हैं। तो 2026 के जून में आप 7 पेपर का एग्जाम दे दो। तो 24 में किसी बच्चे ने शुरू किया था और 26 में उसका सारा स्टेजेस कंप्लीट हो जाता है। ओके, अच्छा सर, फाइनल में आपने बोला कि 5 पेपर प्लस 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। हाँ, फाइनल में तो वो जो 5 पेपर्स होते हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? 5 पेपर्स, इसमें जो पेपर्स होते हैं ना वो प्राइमरीली कंपनी लॉ के अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं। ओके, तो लीगल पेपर्स होते हैं, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेके पेपर होता है, इंसॉल्वेंसी को लेकर पेपर होता है, बहुत सारे नाम मैं बताऊंगा तो भी बहुत ज्यादा बच्चों को अभी समझने में दिक्कत होगी और डर जाएंगे मेरे बच्चे। अच्छा, तो ऐसा समझ के चलते हैं अभी तो कि भाई थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं जिनको इजीली हैंडल किया जा सकता है। उसमें कुछ आसान पोर्शन भी होता है, जैसे कि एसएम करके है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, जो कि इन बच्चों के लिए बहुत आसान होगा। आज इन बच्चों ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग सब पढ़ा है, हेनरी फेयोल पढ़ा है। तो वही सारी चीजें जाके ये सीएस प्रोफेशन में वापस से पढ़ेंगे, जहाँ पे इनको एक बार फिर से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, जो रिलेटिवली उनके लिए आसान होगा। जो ये सेकेंड स्टेज में स्टॉक मार्केट का पेपर पढ़ के गए थे, उसी से रिलेटेड एक और फंडिंग का पेपर होगा, जिसमें भी अगेन उसी तरह की चीजें होंगी, बस थोड़ा सा डिटेल और बढ़ जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे नाम जो आपने सेकेंड स्टेज में सुन लिए थे, बहुत सारे नाम जो आपने सेकेंड स्टेज में सुन लिए थे, उनका डिटेल्ड एनालिसिस आपको थर्ड पेपर में मिल जाता है। अच्छा, ये पूरे सीएस के जर्नी में कहीं पे भी आर्टिकलशिप या कंपलसरी नहीं बट ऑप्शनल या नहीं, प्रैक्टिकल वर्क का क्या ऑप्शन है? ट्रेनिंग होती है और मैंडेटरी होती है और करनी भी चाहिए, बिकॉज अगर आप कल को किसी कंपनी में जाएंगे या कहीं पे काम करना चाहेंगे या खुद का प्रैक्टिस भी करना चाहेंगे, तो सिर्फ किताब का जो नॉलेज आपके पास है उससे तो काम होगा नहीं।
अगर कोई पेरेंट्स ये देख रहे हो जो खुद प्रैक्टिसिंग सीए सीएस हैं, तो वो इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनका किताब में कोई जवाब ही नहीं नहीं है। होता। स्पेसिफिकली जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, हम्म। एमसीए का सारा काम ऑटोमेट हुआ, हम्म। तो बहुत सारी चीज़ों का कोई सोल्यूशन ही नहीं था। राइट। ना एमसीए के पास सोल्यूशन है, ना आईसीएसआई के पास सोल्यूशन है, तो सबने अपने अपने हैक निकाले। व्हाट इज और एमसीएस? एमसीए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास भी कई बार कोई सोल्यूशन नहीं होता था, क्योंकि आप समझिए वो जूझ रहे थे, जीएसटी भी नया आया है और नया कंपनी एक्ट भी आ रहा है, डिमोनेटाइजेशन से भी उनको हैंडल करना है। और तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रैक्टिसिंग सीएस होता है वो अपने काम से बहुत कुछ सीखता है, अलग अलग तरीके से कैसे हैंडल करना है वो बात सीखता है। बट बस फर्क यहाँ पे यही है कि यहाँ पे आपके लिए ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप सेकेंड स्टेज के बाद पहले ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करो, उसके बाद थर्ड स्टेज का एग्जाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है। एक 21 महीने की ट्रेनिंग है, जो आप चाहो तो सेकेंड स्टेज के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो थर्ड स्टेज के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। और वो ट्रेनिंग है मैंडेटरी? वो ट्रेनिंग है मैंडेटरी अगर आपको सीएस की डिग्री चाहिए, आपको एक मेंबरशिप नंबर चाहिए, क्योंकि उस मेंबरशिप नंबर की ही सिग्नेचर की वैल्यू है। ऑब्वियसली आपने तीनों स्टेज क्लियर कर रहे हैं तो भी आपको नॉलेज आ गया है, आप शायद किसी कंपनी के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में काम भी कर पाए, बट आप किसी कंपनी के पोजीशन होल्डर सीएस नहीं बन पाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मेंबरशिप नंबर। तो ये ट्रेनिंग सीएस के अंडर करना होता है या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ऑप्शन उसका? है, आप किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंडर भी ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो किसी कॉर्पोरेट में भी, किसी कंपनी में भी ये काम कर सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बच्चे के ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉन्ग रन में उसका टारगेट क्या है। अगर कोई बच्चा लॉन्ग रन में ये चाहता है कि उसे अपनी प्रैक्टिस करनी है आगे जाके, जो कहीं ना कहीं हमारे गुजरात के बच्चों का ज़्यादा रहता है, थोड़ा बिजनेस का एक डीएनए रहता है कि ये कीड़ा रहता है, और जल्दी से वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो, तो उनके लिए किसी सीएस के पास काम करना ऑब्वियसली इज मच एडवाइजेबल, क्योंकि आपको एक साथ एक सीएस के पास आपको 50 कंपनियों का एक्सपोजर मिल जाएगा, 50 तरह के अलग अलग कामों का एक्सपोजर मिल जाएगा। सो टुडे अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग फॉर लेट अस से रिलायंस और विप्रो, और अपने बड़ौदा की बात करूं तो एलम्बिक में काम कर रहे हैं। बट ऐसी कंपनीज में क्या होता है, बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, यू आर लाइक अ क्लॉग इन द व्हील, आप एक छोटा हिस्सा है एक बहुत बड़ी पिक्चर का, राइट? तो यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड अनलेस यू टेक अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव, तो आप पूरी पिक्चर को समझना मुश्किल होगा। बट जब आप एक सीएस पीसीएस के पास काम करते हैं तो आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिल जाता है, ताकि आप कमांड ले सकें, कंट्रोल ले सकें, और आप अपने खुद का अगर काम स्टार्ट करें तो भी आपके लिए आसान होगा। राइट। अच्छा, हमारे कन्वर्सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट बिफोर वी मूव टू दोस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो बाकी रह जाता है वो है कि खर्चा कितना होगा सर? ये कोर्स जो है कोई प्राइवेट कॉलेज कराती नहीं है, देयर इज नो इंस्टीट्यूट विच इज इन्वॉल्व्ड इन दिस कोर्स, आई मीन इंस्टीट्यूट एज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट रन कोर्स है, इस वजह से इसका खर्चा काफ़ी रीजनेबल है। सो अगर अपने देखें तो प्राइमरली 3 ब्रॉड हेड्स हैं खर्चे के। एक, हर स्टेज पे आपका एक रजिस्ट्रेशन फीस होता है, जो आपको इंस्टीट्यूट को देना होता है, प्लस एक एग्जाम फीस होती है, जैसे 12th में भी बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा तो एक एग्जाम फीस पे करी होगी, तो वैसे एक एग्जाम फीस होता है। और एक आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, राइट, तो उसकी कोचिंग की एक कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। अगेन मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग करे बिना कोई बच्चा पास ही नहीं हो सकता, हो सकता है, उस तरह का डेडिकेशन, उस तरह का उसका कमांड हो, सब्जेक्ट्स पे एक्सपोजर हो, तो वो कर सकता है क्लियर, राइट। बट क्योंकि इसमें आपकी कोई स्कूल होती नहीं, कोई कॉलेज होता नहीं, और किताबें सीधा आपके पास आती हैं, और देयर आर सो मेनी चेंजेस, जो मटेरियल के बाहर की चीज़ें आपको पढ़नी होती है, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल अगर आप किसी मेंटर, किसी गाइड, किसी कोचिंग क्लास के पास जाएं। तो अब अगर अपने इसमें रजिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो तीनों स्टेजेस का मिला के दैट, इसी तरीके से सर अपने जो टाइमलाइन सेट किया हुआ है उसमें ही आप अगर बता पाए तो अच्छा रहेगा कि 2024 में मई जून में कितना होगा, देन दिसंबर में एंड सो ऑन। तो फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूँ ना, फर्स्ट स्टेज में ऑन एन एवरेज आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 2000 रुपीज, ओके, और आपकी जो कोचिंग फीस है दैट वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट एनीवेयर बिटवीन 25 to 30 एवरेज पकड़ के चलते हैं, तो आप समझिए 30,000 रुपए में आपकी दोनों चीजें हो सकती हैं, राइट।
सेकेंड स्टेज की अगर बात करें, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन फीस थी उसी में एग्जाम फॉर्म का फीस भी आ आ जाता गया, है. ओके. इट इज इंक्लूसिव ऑफ द एग्जामिनेशन फीस. सो जनवरी से मार्च 2024 के बीच में वो खर्चा आएगा. ये खर्चा आएगा, इनफैक्ट आपको ये पेमेंट तो मार्च के बाद ही करना है, ओके. क्योंकि आपका जो क्लास 12th का हॉल टिकट आता है उसके बेसिस पे आप एनरोलमेंट कर सकते हैं. ओके. सो उससे पहले आप एनरोल नहीं कर सकते. आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जैसे प्री बोर्ड में बच्चा कोई स्टार्ट कर रहा है, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बट ऑफिशियली आप एनरोल कर पाओगे जब आपके पास क्लास 12 की हॉल टिकट आए. ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत पेरेंट्स को या बच्चों को भी ऐसा नोशन रहता है कि अभी तो मैंने क्लास 12 का एग्जाम दिया है, रिजल्ट तो आ जाए. बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. राइट. आपको रिजल्ट की जरूरत ही नहीं है एनरोल करने के लिए. आप अपनी हॉल टिकट के बेसिस पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. ओके. जब कभी भी आपकी मार्कशीट आती है, आप उसे अपलोड कर देते हैं सिस्टम में, राइट. तो आप एलिजिबल स्टूडेंट रहते हैं. तो इसीलिए ये खर्चा आपका आएगा फरवरी मार्च में, जब भी उनको एडमिट कार्ड मिल जाए, हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जो भी Right. अपने का है, जब वो आ जाए तब आपको ये एनरोलमेंट का खर्चा करना है. कोचिंग उसके बाद में आप स्टार्ट करते हैं, या अगर प्री बोर्ड किया है तो शायद थोड़ा पहले आपने वो खर्चा किया है. तो जुलाई तक अगर अपने पकड़ के चलें तो आपका ये 30,000 रुपए का ही खर्चा है. अच्छा, राजू रस्तोगी वाला एक क्वेश्चन है. ओके ओके सर. अगर 12th फेल हो गए तो? अगर 12th फेल हो गए तो मैंने बताया प्रोविजनल एडमिशन होता है. ओके. अगर आप 12th क्लियर नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियसली फिर आपको दोबारा वो फॉर्म भरना पड़ेगा जब आपका 12th क्लियर होगा. बिकॉज ये एडमिशन प्रोविजनल था, अंडर द अजम्पशन कि आप क्लास 12 निकाल लेंगे. बट आई डोंट थिंक कि आपके किसी स्टूडेंट को ये चिंता करने की जरूरत है. आई एम श्योर ऑल ऑफ देम वुड क्लियर देयर एग्जाम्स. राइट. है ना. तो बस तो हम यही मान के चलते हैं कि आप फेब मार्च में एनरोल कर लेते हो. राइट. उसके बाद में जुलाई तक आपका 30,000 रुपए का खर्च होता है. उसके बाद आप सेकेंड स्टेज में आ जाते हैं. सेकेंड स्टेज में आते हैं तो आईसीएसआई की जो रजिस्ट्रेशन फीस है, दैट इज अबाउट 10,100 रुपीज फॉर रजिस्ट्रेशन. फॉर रजिस्ट्रेशन. जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, दिल्ली से वो आपको किताबें भेज जब देते हैं. रिजल्ट आएगा फर्स्ट स्टेज का तब रजिस्ट्रेशन होगा ना? जी. सो दैट विल बी अराउंड अगस्त. हाँ. ओके. और अब कुछ भी प्रोविजनल नहीं होता. अब सब कुछ पास हो गए तो आगे बढ़ोगे. राइट. क्योंकि 12th में ये अजम्पशन लेना आसान है कि पास हो ही जाओगे. राइट. पर सीएस जैसे प्रोग्राम्स में ये अजम्पशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आप इनफैक्ट आजकल रिजल्ट काफी जल्दी आने लग गया है. पिछली बार शायद 5 दिन में रिजल्ट आ गया था. तो काफी जल्दी रिजल्ट आता, बिकॉज़ द टोटली द एग्जाम इज. उससे मुझे आई एम सॉरी सर, सॉरी, एक क्वेश्चन मुझे उससे याद आया कि इज इट एमसीक्यू और राइटिंग बेस्ड एग्जाम रहता है, कैसा रहता है सर? नहीं, ये टोटली ऑनलाइन होता है. ओके. और कंप्लीटली एमसीक्यू होता है. फर्स्ट स्टेज द फर्स्ट स्टेज इज कंप्लीटली एमसीक्यू. इनफैक्ट आप अपने घर पे बैठ के एग्जाम देते हैं. ओह. तो आपको किसी एग्जाम सेंटर नहीं जाना पड़ता. आप अपने घर पे बैठ के, प्रॉक्टर्ड होता है, यानी कि दे हैव देयर वेज टू फाइंड आउट कि आपके साथ कोई और नहीं है. दे कैन इन द मिडल ऑफ द एग्जाम आस्क, क्योंकि आप लैपटॉप घुमाइए, मुझे दिखाइए आसपास कौन है. कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार का आपका आई कांटेक्ट बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए. तो घर पे देना है, बट ईमानदारी से देना है. तो घर पे बैठ के आप एग्जाम देते हैं. कंप्लीटली एमसीक्यू होता है. और एक एमसीक्यू एग्जाम की बहुत बड़ी चैलेंज या प्रॉब्लम क्या होता है कि एमसीक्यू एग्जाम्स यूजुअली कैरी नेगेटिव मार्क्स. हम कोई भी एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं, तो होता ही है, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. क्या बात है? बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग. तो पासिंग परसेंटेज कितना होता है सर? पासिंग परसेंटेज पैन इंडिया लेवल पे मोर देन 50% का रहता है. ओके. और इफ यू, मैं अपना बताऊं, अगर इफ आई एम अलाउड टू ब्लो माय ओन ट्रम्पेट, तो हमारे यहाँ से 95% प्लस का पासिंग परसेंटेज रहता है. वाओ. नहीं, दैट्स वेरी गुड नंबर सर. मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि पासिंग मतलब पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? पास होने के लिए आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% एंड ओवरऑल 50%. ओके. एंड ये फॉर्मेट कॉमन है सभी के लिए. चाहे मैं सीए की बात करूं, सीएस की बात करूं, सीएमए की बात करूं, सभी के लिए ऐसा ही होता है. इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका 40% होना चाहिए. यहाँ पे ग्रेस मार्क्स नहीं होते. 33 लाके पास नहीं हो सकते आप. 39 पे भी आप फेल हो जाएंगे. ओके. और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं फाउंडेशन के? ये पॉइंट अपना छूट गया सर. सीएसईटी में सिर्फ 4 ही पेपर होते हैं. तो 4 दिन बैठ के एग्जाम देना पड़ता है? नहीं, एक ही दिन में सारे एग्जाम हो जाते हैं. एक साथ? हाँ, एक साथ सारा एग्जाम हो जाता है. तो कितने घंटे का एग्जाम रहता है सर? ये एग्जाम तो सर बहुत छोटा होता है.
1.5-2 घंटे में आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, एवरीथिंग इज डन विद फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स? ऑल 4 सब्जेक्ट्स, ओह! बिकॉज बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट दैट हाई। ओके। तो 200 नंबर का पेपर होता है, हुँ, 100 मार्क्स इज व्हाट यू नीड टू क्लियर द एग्जाम, ओके। एंड आपको चारों पोर्शन में से एक ही साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हुँ, ये इनफैक्ट कंप्यूटर इनेबल्ड टेस्ट होता है, ओके। तो शायद सबके क्वेश्चंस भी अलग अलग हो सकते हैं। हुँ, सो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इट्स प्रॉब्ली अ पूल ऑफ क्वेश्चन जो से रैंडम क्वेश्चन थ्रो होते हैं। हुँ, दे ट्राई एंड मेंटेन द सैंक्टिटी कि एक एक जो पोर्शन था उसके उतने क्वेश्चंस आए, राइट, एंड ये क्वेश्चंस हम भी नहीं देख सकते। अब जो बच्चा देख के आता है वही बताता है, उसी से बराबर। हमें इनपुट मिलता है कि किस तरह का पेपर आया, क्या हुँ, आया। हुँ, हुँ, तो इस वजह से टाइम की एज सच अभी तो काफ़ी समय हो गया सीएसईटी को आए हुए, आई हैव नेवर रियली हैड अ कंप्लेन फ्रॉम एनी स्टूडेंट कि मेरे को टाइम बहुत कम पड़ा, हुँ, हुँ, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। हुँ, येस ऑफ कोर्स, जो बच्चे ना वर्नाक्युलर मीडियम से हैं, हुँ। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। हाँ, जो गुजराती मीडियम से पढ़े हुए हैं, मराठी मीडियम से पढ़े हुए हैं, उन बच्चों को कभी कभी थोड़ा चैलेंज आता है, बिकॉज क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का क्वेश्चन है। हुँ, सो अब वो तीसरी लाइन तक पहुंचते हैं, तब तक दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ था वो प्रोसेस रिटेन कर नहीं पाने कर में थोड़ा पाता। समय हुँ, लगता है। बट अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसकी तैयारी करते हैं हुँ, शुरू से, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप राइट, मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, और आपको अगर एक अंदाजा रहता है पहले से, इफ यू नो हुँ, कि किस तरह की तैयारी आपको करनी है, तो उन वर्नाकुलर मीडियम के बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। मैं तो गुजरात में ही प्राइमरली पढ़ाता हूँ, तो आई हैड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो गुजराती मीडियम के होते हुँ, हैं, बट आई हैड द रेयर प्रिविलेज ऑफ हैविंग गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया है हमारे साथ। राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वर्नाकुलर मीडियम का बच्चा नहीं कर सकता है, हुँ, बिकॉज व्हाट दे लैक इन देयर affinity or exposure to the English language, they more than make it up with their hard work. हुँ, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें पता होता है शुरू से कि उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, हुँ, सो दे आर एबल टू आल्सो एक्सेल द एग्जाम। राइट, राइट। और मैक्सिमम टाइम कितना अलाउड होता है सर, ये एग्ज़ाम के लिए? फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम जब बच्चा देने के लिए बैठा है, 1 घंटा, 2 घंटा कितना 1.5 टाइम? घंटे। 1.5 घंटे का होता है, राइट, ओके, ओके, ग्रेट। अच्छा, 1.5 तो घंटे। हम लोग वापस से ये खर्चे के ऊपर आते हैं कि अगस्त के आसपास 10,100 रुपये आपने बोला हम्म। रजिस्ट्रेशन का। अब इसके अलावा कोचिंग का रहता होगा? हाँ, इसके बाद कोचिंग की फीस रहती है, जिसे अगेन आप वैरी कर सकते हो, 50 से 60 हज़ार रुपए, फॉर बोथ? बोथ द मॉड्यूल्स, हम्म, जिसमें आपका सेकंड स्टेज पूरा क्लियर हो ओके, जाता है। इसके अलावा आप जब भी कोई मॉड्यूल का एग्जाम देते हैं, आपको 1200 रुपीज़ का एक एग्जाम फॉर्म का फीस भरना पड़ता है। ओके। तो अगर आप 2 मॉड्यूल का एग्जाम दे रहे हैं, 1200 आपको 2 बार पे करना पड़ता। राइट। अब आप जब भी कोई अमाउंट पे करते हो, हम्म, इट कम्स विद अ वेरी लॉन्ग वैलिडिटी। तो फॉर ओके। एग्जांपल, जो आपने 10,100 रुपए पे किया ना, हम्म, इसकी वैलिडिटी बहुत लंबी है। आप इस 10,100 रुपए को पे करके 10 बार एग्जाम दे सकते हो। ओके, आपको 5 साल का वैलिडिटी मिल जाता है। राइट। बट ये जो 1200 रुपए की अमाउंट है, हम्म, ये हर बार आपको पे करनी ओके, पड़ती है। तो अगर कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाए, तो अगेन उसे वो 1200 रुपए पे करना राइट। पड़ेगा। हम्म, कोचिंग फीस का जहां तक सवाल है, अ, मेरे यहाँ पे मैं कभी भी किसी बच्चे से दोबारा पैसे चार्ज नहीं करता। ओके, वी बीन रनिंग दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2009। ओके। आज लगभग 15 साल हो गए, हम्म, और इस 15 सालों में वी नेवर हैड एन इंस्टेंस जहाँ पे मैंने किसी बच्चे से सेम स्टेज के लिए दोबारा पैसे लिए हो। ओके। क्योंकि क्लियर ना करने वाले बच्चे तो होते ही हैं, ऑब्वियसली आप हम्म, समझते हैं कि ये एग्जाम ऐसा है, राइट। नेशनल लेवल का डिफिकल्ट एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। बट दे गेट द सेम ट्रीटमेंट जो कि एक फ्रेश बैच के बच्चे को मिलता है। उनको राइट, दोबारा मटेरियल मिलता है, उनको ओके। दोबारा कोर्स करवाया जाता है, हम्म, दे आर एडेड टू द न्यू बैच। सारी ट्रीटमेंट उनके लिए वही क्या रहती है, बात है। बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हीं का रिजल्ट में हम्म, हमारा रिजल्ट भी है। राइट। तो वी वुड लाइक टू बिलीव कि अगर वो क्लियर करे तो ही मुझे शायद दोबारा पैसे लेने का अधिकार मिलना चाहिए। राइट, अमेजिंग, अमेजिंग। सो इंस्टीट्यूट में जो आप 10,100 रुपया भरते हो उसका वैलिडिटी 5 साल का रहता है। डीडी इंस्टीट्यूट में जो पैसा लाइफ भरते टाइम। हो वो जब तक वो स्टेज क्लियर नहीं होता तब तक, मतलब लाइफ टाइम आपका उसका जी, वैलिडिटी तो इट्स रहता है। नॉट 6 मंथ, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। जब तक आपका क्लियर नहीं होता। आई मीन, इट्स अ फनी स्टोरी। आई हैव हैड अ स्टूडेंट हम्म, जिसने मेरे को ज्वाइन किया था। एक मॉड्यूल का एग्जाम दिया, दूसरे मॉड्यूल क्लियर नहीं हुआ, फिर उसकी शादी हो गई, ओके, फिर वो बड़ौदा छोड़ के चली गई। ओके।
फिर लगभग 2-3 साल बाद वो वापस अपने घर आई बिकॉज़ शी वाज़ एक्सपेक्टिंग, शी हम्म। वाज़ प्रेग्नेंट, और फिर उसने मुझे वापस जॉइन किया। ओह, एज अ और स्टूडेंट। हाँ, और उस दौरान उसने फिर वापस से पढ़ाई करी वहीं से जहाँ पे उसकी पढ़ाई हम्म। छूटी थी, और आज वो सीएस बन चुकी है, क्या बात बट फिर भी उससे दोबारा पैसे नहीं चार्ज करे गए। क्या बात है, अमेजिंग। अमेजिंग। तो अच्छा है, आई मीन और ये डीडी का पॉलिसी हमेशा रहेगा। हमेशा रहा है, क्या फॉरएवर, अमेजिंग। और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही रहे। राइट। अच्छा, ऑनलाइन जो बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ भी सीन रहता है, कैसा रहता है? ऑनलाइन बच्चों के लिए ऑनलाइन आगे की स्टेज में, जैसे प्री बोर्ड में तो ज़्यादा बच्चे नहीं होते थे बाहर से, बट आगे की स्टेजेस में वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम एमपी, हम्म। कुछ बच्चे राजस्थान से जुड़ते हैं, चार पांच बच्चे महाराष्ट्र से जुड़ते हैं, गुजरात के जो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो बड़ौदा नहीं आ पाते, वो लोग जुड़ते हैं। सीएसईटी की फर्स्ट स्टेज में सरप्राइजिंगली वी हैड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कैलकाटा एज वेल, हम्म। क्योंकि जब नया नया सीएसईटी आया था तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस नहीं थी लोगों की ऑनलाइन में। ओके। तो लकीली उस समय अपने पास में सारा सब कुछ कोविड से काफ़ी पहले से रेडी था, हम्म। तो इस वजह से वी हैड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कैलकाटा आल्सो जॉइनिंग अस। तो इन बच्चों के लिए ऑब्वियसली इनका जो भी स्टडी मटेरियल होता है हम उन्हें कुरियर करवाते हैं। इनके इनके भी एग्जाम्स होते हैं, हम्म। टेस्ट जो होता है जो वो जूम ऑन करके वो भी वहीं पे बैठ के टेस्ट देता है, उसको भी राइट। प्रॉक्टर किया जा रहा है। देयर इज एन इन्विजिलेटर जो उसे देख रहा है कि वो टेस्ट दे रहा है। हम्म। उनके पीडीएफ हमें मिलते हैं, हम उस पर अपना इनपुट उनको ऑनलाइन ही प्रोवाइड ओह, करते यू हैं। गिव इनपुट आल्सो। बिल्कुल। क्या और वो बच्चा, और कोई भी लाइव लेक्चर में जो बच्चा होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकता या सवाल नहीं पूछ सकता। देयर इज नो नीड टू रेज हैंड, वो अपने आप को अनम्यूट करके फ्रीली सवाल पूछ सकते हैं, जो भी उनका डाउट है उसी समय क्लियर कर सकते हैं। प्लस स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं उनके लिए प्रयास करते हैं कि हफ्ते में एक बार खाली उनसे अलग से मिल लिया जाए, ओके। जिसमें उनके कोई डाउट्स रह गए, अगर कुछ भी छोटा मोटा बात, तो वो भी सामने निकल के आए। तो because it is we've never believed in recorded lectures, ओके। because recorded lectures are like those books that you have at your place but you never read. आप ले तो आते हो, और बच्चों का ऐसा होता है कि नहीं सर हमें दे दो सर, हम फिर अपने टाइम पे कर लेंगे, बट दैट डज नॉट हैपन। कर नहीं सकते। उनको लगता है हम बहुत मोटिवेटेड हैं और हम कर लेंगे, राइट। बट मेरा पर्सनली मानना है कि मोटिवेशन इज अ शैम। मोटिवेशन नेवर वर्क्स, मतलब इट वर्क्स शायद 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक काम करता है, उसके बाद वीकेंड आ जाता है और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। सो प्रॉब्ली द ओनली थिंग दैट विल वर्क इज डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन तभी आएगा जब आप एक सेम टाइम पे, सेम माहौल में, सेम सेटअप में बार बार लेक्चर के लिए ज्वाइन होते हैं, पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, उसी दौरान अपना डाउट पूछ सकते हैं, उसी दौरान सारी बात कर सकते हैं। तो इसीलिए लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ कोर्स, आई मीन नथिंग वुड कम क्लोज टू फिजिकल लेक्चर। अगर मैं तो बच्चों को भी कहूँगा कि अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे अगर आपको एक अच्छा फिजिकल लेक्चर मिल रहा है तो वो मेरे से बेहतर काम करेगा आपके लिए, बिकॉज आप जब किसी टीचर के सानिध्य में रहते हो तो आप उसकी जिम्मेदारी बन जाते हो, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो भी आपके रिजल्ट के लिए उतना ही चिंतित होता है। बट अगर वो ऑप्शन नहीं है तो ऑफ कोर्स इट विल कम क्लोजेस्ट कि आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर लो। रिकॉर्डेड लेक्चर वालों से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको बहुत मदद नहीं करते अनलेस द किड इज वेरी वेरी सेल्फ मोटिवेटेड एंड ही नोज हिज पर्पस एंड ही इज वेरी वेरी ट्यून्ड टू दैट, उसके लिए एक अलग बात है। अदरवाइज प्रेफर कीजिए कि आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स लीजिए, चाहे मेरे साथ जुड़िए या किसी के भी साथ जुड़िए, बट ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स लीजिए। तो अगर वो करते हैं तो वी बीन एबल टू हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने सारे स्टेजेस फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू भी क्लियर करे। वेरी ऑनेस्ट एडवाइस सर, वेरी ऑनेस्ट एडवाइस। तो मुझे लगा आप मुझे कुछ एडवाइस देने वाले। अरे नहीं सर, ये बंद कर दो और रिकॉर्डिंग करो। सर बिजनेस तो वही बोलता है, लेकिन आपका दिल है टीचिंग पे, एंड वो दिखता है कि द वे यू आर वर्किंग, कि लाइफ टाइम आप बच्चों को जब तक पास नहीं होता स्टेज तब तक फीस चार्ज नहीं करते। ऑनलाइन आपका प्रेजेंस है, फिर भी आप बच्चों को ये एडवाइस कर रहे हो कि अगर आपको वहाँ पे अपनी विसिनिटी में कोई मिल रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कुछ चीज़ों में हम थोड़े बेवकूफ़ हैं एक्चुअली। तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि वी आर टीचर्स, प्राइमरीली हम टीचर्स ही हैं, बट बिजनेस के मामले में थोड़े कमज़ोर हैं, थोड़े कच्चे हैं। बट आई गेस ठीक है, वी आर हैप्पी, आराम से नींद आती है। सही है।
सो अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो हमारे पास गुरु द्रोण बैठे, आप अरे एकलव्य बाप रे बन के बाप। ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो नहीं हमसे। नहीं सर, ऐसा आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो बच्चों को ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ाते हैं। हम्म, सो देयर लॉट ऑफ गुड पीपल। आप ढूंढने निकलोगे तो आपको, जैसे गूगल की तरह है सर, अगर आप ना गूगल पे लिखो कि एडवांटेजेस ऑफ टी, हम्म, तो आपको 100 चीज़ें बता देगी चाय के फायदे। आप गूगल पे लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ टी, okay, तो आपको 100 चीज़ें बता देगी चाय के नुकसान। राइट। तो वैसे ही आप अच्छे लोग ढूंढने निकलते हो, आपको अच्छे लोग भी बहुत मिलेंगे, और बुराई ढूंढने निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो भी बहुत राइट। मिलेगी। तो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मेरे से बहुत ज़्यादा दे आर गिविंग बैक। राइट, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन, खर्चा। राइट, तो अगर मैं समराइज करूं वापस से एक बार थोड़ा, तो फर्स्ट स्टेज में आपने लगभग 30,000 खर्च करे। सेकेंड स्टेज में आपका खर्चा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 75,000, 70 to 75,000 रहा। थर्ड स्टेज में अगर अपने आते हैं तो अगेन लगभग वैसा ही खर्चा है। 70-75,000 यहाँ पे भी 70-75,000 रुपीज़ का आपका खर्चा होता है। अगेन वहाँ पे भी आपको इंस्टीट्यूट 5 साल की वैलिडिटी देगा, मैं आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी दूंगा, राइट। और वो 1,200 रुपये आपको शायद बार बार भरना पड़े। तो अगर अपने सारी चीज़ को टोटल करते हैं तो अपने को पता चलता है कि लगभग 165, 170, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ क्या ज्वाइन कर रहे हैं आप, तो उससे ज़्यादा का खर्चा नहीं है। और आपको खुद कोई किताब नहीं खरीदनी होती है, कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं चाहिए, कोई गाइड, कोई स्कैनर, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट आपको मटेरियल फ्री में देता है। हम जिन्हें कोचिंग पढ़ाते हैं या कोई भी और क्लास अगर किसी को कोचिंग पढ़ाती है, वो अपना मटेरियल बनाते हैं, वो भी आपको साथ में प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका बच्चा आपसे कुछ पैसे मांग रहा है तो शायद पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि वो कुछ ऐसे त्योहार मना रहा है जो उसे अभी नहीं मनाने चाहिए। फरवरी का महीना चल रहा है, तो इससे ज़्यादा तो सही मैं और बात क्या है, बोलूँ। सही बात है सर। सर हम लोग जब ये बातें कर रहे थे तब आपने बीच में एक बार बताया था कि कुछ 2013-14 में प्रोसेस ऑटोमेशन पे गया था, मतलब चीज़ें चेंज हुई थी वर्क राइट कर रहे हैं। राइट तो उससे मुझे एक क्वेश्चन आता है कि सर आज भी हम लोग देखें तो पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है ड्यू टू एआई। राइट। तो एआई सीएस और सीएस करने वाले बच्चों के फ्यूचर पे कैसा असर करेगा? हाँ, नहीं, एआई इज़ अ वेलकम चेंज। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर अपने बात करें तो फ्यूचर को ऐसा कोई वो इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है। मतलब इट इज़ नॉट कि भाई रिडंडेंट हो जाएगा उसके बाद में, बिकॉज़ आप देखो सीएस का काम क्लेरिकल काम नहीं है, रिपिटेटिव काम नहीं है कि आप उसे ऑटोमेट करवा सकते हैं, फिर आपको सीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज़ एक सीएस का काम जो है, जो जेन्युइनली अपने कोर्स के पोटेंशियल को समझ चुके हैं, आप समझिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस देने का काम एआई कैसे करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बताने का काम कि सर हमें यहाँ से फंडिंग नहीं रेज़ करके ईसीबी रेज़ करनी चाहिए, उसमें हमारे लिए ज़्यादा बेटर अल्टरनेटिव होगा वो हमारे लिए, या फिर हमें ये काम अभी नहीं बाद में करना चाहिए। तो इस तरह का एक एनालिटिकल काम जो है, सी एआई इज़ अ वेरी गुड टूल इफ यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा व्हिच नीड्स टू बी क्रंच्ड, एंड उस सारे डेटा को क्रंच करके एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बनानी है, उसके लिए ऑब्वियसली एआई बहुत अच्छी चीज़ है। सीएस पर से बहुत ज़्यादा डेटा हैंडल नहीं करता है, बहुत क्रिटिकल डेटा हैंडल करता है, राइट। है ना? तो और एक इनफैक्ट अगर एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी है तो उसे तो एआई को अपने दोस्त की तरह समझना चाहिए कि वो बहुत सारा ऐसा काम जिसमें शायद सीएस का बहुत समय लगता, एंड इनफैक्ट ये मेरा ऐसा मानना है, दिस वुड होल्ड ट्रू फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो, दिस वुड होल्ड ट्रू फॉर अ सीएमए आल्सो, कि और फॉर दैट मैटर लॉट ऑफ अदर प्रोफेशंस, कि आप अपना जो मुंडेन काम है, जो ऐसा काम है जिसमें आपको एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, इट्स टायरसम वर्क, वो काम के लिए आप डेफिनेटली एआई को यूज़ कीजिए। ओके। और फिर जो उसको स्टडी करना है, उससे जो इनसाइट निकालना है, उससे जो आपको की टेकअवेज निकलेंगे, वो काम एक सीएस खुद करेगा, और जिसकी वजह से बेहतर एडवाइस दे पाएगा, बेहतर सजेशन दे पाएगा। तो एआई को एक वेलकम चेंज भी, यू कांट डिनाई, एआई के प्रेजेंस को भी डिनाई नहीं किया जा सकता, बट आई एम श्योर कि कोई भी चीज़ जिसका समय आ गया है, इट विल हैपन। एंड आप जितनी जल्दी उस बात को समझ जाएं, और जितनी जल्दी यू स्टार्ट लुकिंग एट इट एज अ योर फ्रेंड, मतलब पहले भी तो ऐसी बात हुई ना, कंप्यूटर आ जाएंगे, तो उसके बाद सारी नौकरियां चली जाएगी, तो क्या नौकरियां चली गई? नहीं। आज भारत का यूथ जो है 20 लाख लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, और वो क्या बन रहे हैं? इंजीनियर्स ही बन रहे हैं, और उनमें से शायद 90% 80% लोगों की हायरिंग तो इन्फोसिस और टीसीएस और विप्रो और टेक महिंद्रा ये लोग कर रहे हैं, उन्हीं कंप्यूटर्स पे ही काम करवा रहे हैं ना। तो हमारा एवोल्यूशन ही ऐसा है
कि एक नया प्लेटफॉर्म आएगा, एक नई टेक्नोलॉजी आएगी, वील फाइंड आउट अ मोर सुपीरियर वर्क एंड वील इंश्योर कि हम और ज्यादा काम कर पाए उसकी मदद से, रादर देन कि किसी का काम ही चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर आर सम वर्क जहाँ पे एआई ऑब्वियसली काम ले सकता है, बट एटलीस्ट ये सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ये काफ़ी सेफ हैं। इनके काम को, इनकी जॉब्स को, इनके रुतबे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जैसे जॉब की बात कर रहे हैं सर, तो पहले तो ये जानना है कि सीएस में ज़्यादातर आपने जैसे बताया कि लॉ काफ़ी पढ़ना है, जी, लेकिन जब आप कंट्री चेंज करते हो तो लॉ तो चेंज हो जाते हैं। ऑफ कोर्स, तो सीएस का वैल्यू है क्या आउट ऑफ इंडिया में? ऑफ कोर्स लॉ चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली देयर इज नो डिनाइंग दैट। बट देखिए, आईसीएसआई बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसको रन करते हैं, तो आईसीएसआई के लिए बहुत आसान होता है इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट कर पाना, एमओयूज बना पाना, Okay. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अग्रीमेंट कह लीजिए सिंपल भाषा में। हम्म, तो आईसीएसआई का पर से ऐसे 10 देशों में, ओके, वर्ल्ड के ऐसे 10 पॉपुलर कंट्रीज की अगर बात करें, जिसमें कनाडा आ जाता है, यूके आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, Okay. दुबई आ जाता है, यूएई आ जाता है, Okay. न्यूजीलैंड आ जाता है, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। इन सभी कंट्रीज की जो उनकी गवर्नमेंट, उनकी मिनिस्ट्रीज के द्वारा रन होने वाले ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे, उनके साथ एमओयूज हैं, मेमोरेंडम Okay. ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। Okay. इनफैक्ट आईसीएसआई के खुद के 6 ओवरसीज ऑफिसेज हैं, स्टडीज सेंटर्स हैं। Okay. तो इस वजह से आईसीएसआई का इंटरनेशनल प्रेजेंस अच्छा है। और कैसा, मतलब बहुत ही ऑपरेशनल लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा है कि अगर कोई बच्चा है जिसने यहाँ पे ये तीनों स्टेजेस क्लियर कर लिए और उसने सीएस की डिग्री हासिल कर ली, अब लेटेस्ट से वो जो कंट्रीज के नाम अपन ले रहे थे उनमें से किसी भी कंट्री में जाता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी ऐसा कोर्स करवा रही है और वहाँ पे भी 3 स्टेजेस हैं। Okay. तो उसे फर्स्ट स्टेज देने की जरूरत नहीं, उसे सेकंड स्टेज देने की जरूरत नहीं, उसे थर्ड स्टेज में भी सिर्फ जो वहाँ का लोकल लॉ के पेपर्स हैं Okay. उसको सिर्फ पढ़ना है। बिकॉज इकोनॉमिक्स तो यहाँ चाहो चाहे वहाँ जाओ बराबर रहेगी, Same फाइनेंशियल आएगा, मैनेजमेंट यहाँ रहो वहाँ रहो बराबर रहेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो बराबर रहेगा। एंड मोर ऑफन देन नॉट क्या होता है सर, भारत के संविधान जैसा ही है। Okay. आज हम सब जब बच्चे थे हमें यही पढ़ाया गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कि भी हमने थोड़ा सा यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, थोड़ा हमने यूएस का पढ़ा, थोड़ा कनाडा का पढ़ा, थोड़ा यहाँ का लिया, थोड़ा यहाँ का लिया और बना दिया। तो जो कैनन्स होते हैं, आधार स्तंभ जो है जिनके ऊपर कोई लॉ ड्राफ्ट किया जाता है, वो मोर ऑफन देन नॉट काफी सिमिलर होता है। तो आपको यही समझना होता है, यहाँ ये 15 दिन होता था, यहाँ ये 31 डेज होता है, Okay. यहाँ पे ये ऐसा था, यहाँ पे ये ऐसा हो जाता है। मोर ओवर इनफैक्ट इनका करिकुलम भी काफी डायनामिक है। Okay. तो आज जब आप सीएस की पढ़ाई इंडिया में करते हैं तो वहां पे भी आपको बताया जाता है कि भाई यूएस में जब एनरॉन का डिबैकल हुआ तो वहाँ के लोगों ने सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट बनाया, Okay. सॉक्स कहते हैं उसको प्यार से, तो सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट बनाया। यूके में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए कैडबरी कमीशन आया और कैडबरी कमेटी ने फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अपने एडवाइसेस दिए। और इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते हुए इंडिया में भी मान लीजिए लेटर स्टेज पे कुमार मंगलम बिरला कमेटी बनी, नारायण मूर्ति कमेटी बनी, तो उन लोगों ने भी वही सारी चीज़ों को पढ़ के अपने सजेशंस दिए, अपने गाइडलाइंस दिए, जिसको आईसीएसआई ने संज्ञान में लेते हुए कंपनीज एक्ट 2013 बनाया, उसके बहुत सारे प्रोविजंस बनाए। तो किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा Okay. अगर उसने वो रूपरेखा इंडिया में पढ़ी है, वहां जाके वो 2 पेपर्स को ना तो क्लियर करना मुश्किल होगा और ना ही वहां पे अपने आप को एज अ प्रोफेशनल एस्टैब्लिश करना मुश्किल होगा। Okay. अच्छा, इससे बात करते हैं कि इंडिया में या बाहर भी अगर किसी ने कंपनी सेक्रेटरी किया हुआ है, सीएस किया हुआ है, तो कौन सी तरह की जॉब वो कर सकता है, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उसके? देखिए, सबसे पहली जॉब की तो अगर अपने बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं, कंप्लायंस या जो कंपनी के रूल्स को मानने की बात है, उसे हैंडल करते हैं। उसके अलावा कैसा होता है कि सर टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको क्या एक्सपोजर मिला और आपकी रुचि किसमें थी उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर मिलता है। अभी मान लीजिए कि आप टैक्स पढ़ रहे थे और आपको उसमें कस्टम्स का एरिया पसंद आ गया, तो कोई सीएस बैठ के कस्टम्स पे अपनी एक्सपर्टीज कर सकता है। Okay. कोई सीएस है जो आईपीआर पढ़ता है, तो वो ऐसा समझ, बिकॉज आज की दुनिया जो है काफी सुपर स्पेशलिटी की दुनिया बन चुकी है। आज अगर मेरे को
मतलब हम लोग जनरल फिजिशियन के पास शायद जाना ही बंद कर चुके हैं। राइट। आँख की प्रॉब्लम तो यहाँ जाएंगे, दांत की प्रॉब्लम तो यहाँ जाएंगे, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर वगैरह वगैरह, एवरीथिंग हैज स्पेशलिस्ट। और स्पेशलिस्ट में भी सुपर स्पेशलिस्ट। आँख के डॉक्टर में भी आप देखो तो रेटिना स्पेशलिस्ट अलग है, कॉर्निया स्पेशलिस्ट अलग है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अलग है। तो वैसे ही एक ये मेरा एडवाइस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए आप इसे, कि सीएस को एक बहुत अच्छा करियर अपना ड्राफ्ट करना है तो उसे क्या करें, इस तरह के बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें वो स्पेशलाइज कर सकता है। तो अब आप फिर आईपीआर में ही स्पेशलाइज करते हैं। आपने अपनी प्रैक्टिस भी सेटअप करी हुई है, आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं, बट यू एक्सेल ओनली इन आईपीआर। तो आपका क्या होगा कि आपके लिए अपनी पहचान बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कोई रेरा को पकड़ लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा था, वो रेरा को पकड़ लेता है, उसको ऐसा कि भाई मेरे को इनकम टैक्स में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, मेरे को रेरा की प्रैक्टिस में मजा आ रहा है। राइट। कोई कहता है मेरे को जीएसटी की प्रैक्टिस में मजा आ रहा है। तो उसी तरीके से सीएस जो होता है वो भी अलग अलग लॉ के बहुत सारे एरियाज हैं। अब किसी को अगर स्टॉक मार्केट वाला लॉ ज्यादा अच्छा लग रहा था, उसमें ज्यादा मजा आ रहा है, तो वो उस एरिया में अपनी एक्सपर्टीज बना सकता है और वहां पे जो कंपनीज हैं उनमें काम कर सकते हैं। तो इनको मैनेजरियल काम मिलते हैं, इनको सी सूट जिसे अपने कहते हैं, जिनके नाम के आगे भाई सीईओ लगता है, सीएफओ लगता है, सीएमओ लगता है। तो बहुत सारे सीएस जो होते हैं वो अपनी कंपनी के लीगल अफेयर्स के डायरेक्टर बन जाते हैं और अपनी कंपनी के सारे लीगल अफेयर्स को संभालने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चों भी कई बार एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, एलएलबी प्लस सीएस इज आल्सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि एलएलबी में भी लॉ है, सीएस में भी काफी हद तक लॉ है, तो आपके लिए लीगल मैटर्स पे एक्सेल करना काफी आसान हो जाता है। प्लस एक सीएस को बाय डिफॉल्ट सर जैसे एक लॉयर होता है और वो कोर्ट में जाके माय लॉर्ड करता है, वैसे ही एक सीएस को भी जितनी भी ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं जिनको हम ट्राइब्यूनल्स कहते हैं, तो चाहे एनसीएलटी हो, सी स्टैट हो, तो आईटीएटी हो, इन सभी ट्राइब्यूनल्स में वो अपनी कंपनी को एज अ लॉयर रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके। तो आप जाके एनसीएलटी की हियरिंग में जाते हैं, आप केस लड़ते हैं, आप वहाँ पे कंपनी के ऊपर लगी हुई पेनल्टी को कम करवाते हैं, माफ करवाते हैं, तो ये सारा काम भी करते हैं। तो एज अ इंडिपेंडेंट लेवल पे भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें क्रिएट हो जाती है। तो या तो आप एक जेनरिक प्रोफाइल पकड़ते हैं और आप सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से काम स्टार्ट करते हैं और फिर उसी में मान लीजिए कि आपने शेयर्स रेस करने वाला काम और वो सारे को हैंडल करने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और या फिर अलग अलग एरियाज जो हैं उनमें से आप किसी एक प्रोफाइल को पकड़ते हैं। तो जो फंड मैनेजर्स का काम कर सकते हैं आप इनफैक्ट एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर का काम कर सकते हैं। यू हैव द अथॉरिटी टू डू दैट। तो इस वजह से बहुत सारे एरियाज ओपन होते हैं, डिपेंड करता है। और शायद वो बच्चा भी फर्स्ट डे पे तो नहीं जानता है, वो कुछ दिन काम करता है तो उसे बहुत सारी चीजें समझ में आती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट फिर वो आगे के अपना पाथ तय कर सकता है। इनिशियली तो सबके लिए एक जेनरिक रूट पे जाना सही रहता है, वहां से फिर धीरे धीरे आपको एक्सपोजर मिलता है, देन यू कैन एक्सेल। राइट। अच्छा, स्टार्टिंग सैलरी वैसे तो एक फिक्स नंबर आप नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता बिकॉज Right. कोर्स ही ऐसा है, राइट बट फिर भी एक आइडिया देने के लिए कि अगर कोई सीएस होके निकला है अभी, जी। तो ऑन एन एवरेज क्या सैलरी पैकेज मिलता है इंडिया में? अगर हम एक एंट्री लेवल सीएस की बात करें, फ्रेशर है, किसी प्रकार का अनुभव उसको नहीं है, तो भी वो इजीली 6.5-7 लाख रुपए की सैलरी हासिल कर सकता है। गुड नंबर। देयर आर फ्रेशर्स जिनको 10 लाख की जॉब भी मिलती है, 12 लाख की जॉब भी मिलती है, 20 लाख की जॉब भी मिलती है। तो कैसा होता है, जैसे एक एमबीए कॉलेज होता है, प्लेसमेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, प्लेसमेंट्स होते हैं, वैसे ही आईसीएसआई भी अपने अलग अलग चैप्टर ऑफिसेज में, आईसीएसआई को 4 जोन में बांटा हुआ है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, और उनके बहुत सारे चैप्टर ऑफिसेज हैं। ओके। तो उन चैप्टर ऑफिसेज में प्लेसमेंट ड्राइव रन होती है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज आईसीएसआई, एलआईसी, एचडीएफसी, हर तरह की कंपनीज आती हैं, ओके। और आप उसमें अपने रेज्यूमेस भेजते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसी प्लेसमेंट ड्राइव्स में तो 15 लाख 20 लाख सभी तरह की जॉब्स मिलती हैं। बट अगर हम एक थोड़ा पेसिमिस्टिक आउटलुक लेके चलें तो भी इजीली आप 6 लाख 50 हजार रुपये पर मंथ, यानी 50,000 रुपये पर मंथ से लेके 60-70 हजार रुपये पर मंथ तक की जॉब आप इजीली अवेल कर सकते हैं। राइट। ये सारी चीज़ें आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको मिल जाएगी। आप गूगल पे भी लिखेंगे, ग्लासडोर लिखिए, ग्लासडोर पे जाके आप चेक कर सकते हैं, तो आपको दिख जाएंगी बहुत सारी प्रोफाइल्स। राइट। और होता क्या है कि ये भी अगेन एक बहुत कॉमन बात है सीए, सीएस, सीए में, तीनों में ही, कि जब कोई एमबीए होता है, जब कोई इंजीनियर होता है,
तो उसमें क्या होता है कि एक स्टैंप लगी हुई होती है हम्म, कि भाई ये IIM का MBA, ये हम्म, IIT का इंजीनियर है right, तो इसको इतने रुपए दे दो, और ये XYZ कॉलेज का इंजीनियर है, XYZ कॉलेज का MBA तो इसको 30,000 रुपए दे दो। हम्म, व्हेन इट कम्स टू CA CS CMA तो वहाँ पे किसी पे वो स्टैंप नहीं लगी हुई होती है, okay, एंड बिकॉज वो स्टैंप नहीं लगी हुई रहती है तो यूजुअली आपको ऐसा एंट्री लेवल पैकेज नहीं सुनने को मिलता है 50 लाख मिल गया कि 80 लाख मिल गया कि 1 करोड़ मिल गया, बिकॉज देर इज नो डिफरेंशिएटर। right, तो वो डिफरेंशिएटर होता है आपका काम। okay, तो आप 2 साल काम करते हो, हम्म, 1.5-2 साल काम करते हो तो आप अपनी वर्थ बता देते हो हम्म, ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई आप किस लेवल के व्यक्ति हो, व्हाट इज इट दैट यू डिजर्व। तो वहां पे फिर आपके लिए विद इन द फर्स्ट 12-15 मंथ्स ऑफ योर जॉब 100% का सैलरी हाइक होना बहुत नॉर्मल बात है। oh, सो यू कैन इजीली मूव फ्रॉम 7-8 टू डायरेक्टली 15-16। ऑब्वियसली उसके बाद ग्रोथ रेट आपकी थोड़ी स्लो होगी, slow हो जाएगा, बट हाँ, फर्स्ट हाइक आपको आसानी से 100% की मिल सकती है। oh, okay, सो 2 years, 2.5 years down the line, you are easily earning 20-25 lakh rupees. oh, amazing, ओके सर, तो आपने जैसे बताया कि आप 15 साल से पढ़ा रहे हो CS, अच्छा, मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट 15 साल से चल रहा है, माय फ्रेंड ओके, स्टार्टेड इट। तो 11 साल भी बहुत राइट राइट, बूढ़ा हो गया एक्सपीरियंस, हूँ, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर। काफी दाढ़ी दाढ़ी सफेद होने लग गई है। तो सर CS में आपने काफी सारे बच्चों को इतने सालों में पढ़ा होगा, एक राइट। कुछ जनरल चैलेंजेस के बारे में अगर आप बताएं जो बच्चे फेस करते हैं वाइल स्टडिंग CS, और उसको आप किस तरीके से, मतलब अगर जो बच्चा कोई अगर ऑनलाइन देख रहा है राइट। तो हाउ कैन दे हैंडल दोस चैलेंजेस? एक बहुत बड़ा चैलेंज कहूँ या जो भी कहें अपने इसको, कि जो सिलेबस होता है बाय डिफॉल्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स का, स्कूल के सिलेबस के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। ओके, राइट, क्योंकि स्कूल में दे आर यूज टू सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर्स, सर्टेन पेजेस के चैप्टर्स होते हैं, और क्वेश्चंस होते हैं 5 क्वेश्चन, छोटे 5 बड़े, और उस माइंडसेट में वो लोग रहते हैं। बट उसकी जगह CS की, आप खुद आपने CFA किया हुआ है, आप भी जानते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स का सिलेबस का कोई अंत ही नहीं होता, इट्स Right. ह्यूज। एंड जो बिगेस्ट दिक्कत बच्चों को आती है वो ये है कि रिवीजन ठीक से नहीं करते हैं। और अगर वो सही से, आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, आप Right. इंडिया के बेस्ट टीचर के पास पढ़ रहे हो, और वो जब पढ़ा रहा था तो आपको सब अच्छा लग रहा था, सब समझ में आ रहा था, बट मेन प्रॉब्लम होती है कि आप उसे रिवाइज कितना कर पाते हो। और आप एग्जाम टाइम जब होता है सर, तो बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं, आप एक पेपर दे के आ रहे हो, सोए भी नहीं हो ठीक से, और अगले दिन फिर से आपको एग्जाम देना है, तो आप वो रिवीजन कैसे करोगे? राइट, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उससे पर्सनली हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, हाँ, तो मेरे यहाँ पे हम बहुत शुरू से ही ना रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, तो लेट अस से हाइपोथेटिकली कोई भी 6 महीने मैं किसी बच्चे को तैयार करवा रहा हूँ, तो 3-3.5 महीने के बाद हम ना एक सुपर 30 बोल के एक एग्जाम लेते हैं अपने बच्चों का। ओके, तो तब तक जितना पोर्शन कवर हुआ होता है उतने पोर्शन का एक टेस्ट लिया जाता है, और वो टेस्ट के थ्रू क्या किया जाता है, ऑल्दो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ इतने ही बच्चों को लूंगा, एक्स्ट्रा लेक्चर्स दूंगा उनको, बट इवेंचुअली सब सिफारिश लगा के किसी ना किसी प्रकार से मैक्सिमम बच्चे सुपर 30 का हिस्सा बन जाते हैं। राइट, हालांकि उनमें से कुछ थोड़े सिफारिशी तरीके से आए हैं, ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका फायदा ही होगा। तो अब हम फिर क्या करते हैं कि इनके नॉर्मल लेक्चर्स जो चल रहे थे वो तो चलते ही हैं, इनके फिर रात को लेक्चर्स होते हैं। पिछली बार हमने शायद रात को 9 से 12:30 चलाया था, ओह माय गॉड, 9 to 12:30 ऑनलाइन। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन, ये तो ओके, ऑफलाइन नहीं कर सकते, ये ऑफलाइन करूंगा तो शायद मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। तो रात को 12:30, 9 से 12:30, 1 बजे तक हम उनको वापस से वो पूरा पोर्शन रिवाइज करवाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक का जो पोर्शन पड़ा है उससे एग्जाम में अभी तक कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी तैयारी करवा दी जाती है, ओके, जिससे कि आधा पोर्शन उनका पूरा लॉक हो जाता है। क्योंकि एक तो वो पहले सुपर 30 का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है, राइट, तो उसके लिए खुद मेहनत करते हैं। फिर मैं उसे वो दोबारा वो सारी चीजें रिवाइज करवाता हूँ, प्लस जो भी टिपिकल एग्जाम्पल्स होते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के एग्जाम्पल होते हैं, वो सारे अपने इन एक्स्ट्रा लेक्चर्स में कवर करते हैं। ओके, इस बीच अपना 51 to 100% का जो सिलेबस था वो रेगुलर लेक्चर में चल ही रहा होता है। फिर जब ये सुपर 30 ये 1 महीने चलता है, 1 महीने, ओके, 1 महीने चलता है, 100 से 120 घंटे का करिकुलम है ये कंप्लीट करने के बाद में मेरा अगर 6 महीने का प्रोग्राम था तो 5 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। फिर हम करवाते एक मैराथन रिवीजन। ओके, इस मैराथन रिवीजन में बच्चा सुबह की चाय से लेके
शाम के चाय नाश्ते तक मेरे पास रहता है, रात को वो घर जाता है ओके, और ये ऑफलाइन होता है। ओके। तो इसमें तो इनफैक्ट मेरे कोई बच्चे जो ऑनलाइन थे, मैं उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भले ही आप एमपी से हैं, आप 7 दिन यहाँ आ जाइए हुँ, और वील ट्राई एंड अरेंज कि आपको कहीं न कहीं एक बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में अकोमोडेशन मिल जाए। और ये सुबह 8 बजे से लेके रात को 8:30 9 बजे तक हुँ, हर फैकल्टी ने जो भी पढ़ाया है अभी तक, वो हुँ, पूरी चीज़ें रिवाइज़ करवाता है। हुँ, आइडियली तो एक बच्चे को खुद ही नोट्स बनाने चाहिए रिवीजन के, हाँ, बट कैसा है कि ये आयरनी है कि ना हम लोग अब, पहले ना वो स्पून फीडिंग होती थी, हाँ। अब हम ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं और उससे भी उनका मन नहीं भरता है, तो अब हम आ गए अम्बिलिकल कॉर्ड फीडिंग पे। तो अब हम उनको अम्बिलिकल कॉर्ड फीडिंग कर रहे हैं कि भाई ओके, तेरे को कुछ भी नहीं करना। हाँ, तो उनको फिर एक लास्ट मिनट रिवीजन के नोट्स बना के देते हैं, जिसमें ओके, कोशिश ये रहती है कि एक 500-700 पेज की जो किताब थी उसको 40-42 पन्नों में हुँ, समराइज्ड रिवीजन नोट्स मिलते हैं। उसी से फिर मैराथन रिवीजन पढ़ाया भी जाता है। हुँ, और मेरे स्टूडेंट्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जाम हॉल के बाहर, आपको उनके हाथ में वो 40 पेज की नोटबुक नोट दिखाई मिल देगी। जाएगी। तो उससे वो रिवीजन बहुत मजबूत हो जाता है। दैट रियली हेल्प्स अस इन गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। हुँ, तो वही मेरे हिसाब से रिवीजन को मैनेज कर पाना वो एक बड़ा चैलेंज है, और उसको अगर कोई क्लासेस कोई स्टूडेंट अच्छे से कर रहा है हुँ, तो आई एम श्योर अच्छा रिजल्ट आ पाएंगे। राइट एंड डेफिनिटली उसका हमें रिज़ल्ट दिख रहा है कि जी एवरी ईयर जब रिज़ल्ट आता है तो डीडी जी से कोई ना कोई एआईआर होते जी ही है, ऑल जी इंडिया रैंकर्स, राइट? सो आई हैव सीन कि अमेजिंग रिज़ल्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो सर। राइट तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आपको जी पूछना है जी कि सीएस से थोड़ा हटके बट आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में ही पूछना है जी कि बिकॉज मैं आपके कोच सबसे नज़दीक मैं ही रहता हूँ आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक्चुअली बिल्कुल आपके इंस्टीट्यूट के अंदर ही रहता हूँ बिल्कुल क्योंकि हमारे 11-12 के क्लासेस जो है वो भी उनके इंस्टीट्यूट में ही चलते हैं। तो सर मैं देखता हूँ कि साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है, जी बच्चे सूट बूट पहन के आते हैं, प्रिपेयर जी करते हैं, जी पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं और ये सिलेबस से हट के कोई एक्टिविटी हो वैसा नहीं लग रहा है, वो जी जैसे वो लोग करते हैं लग रहा है कि ये सीएस का ही कुछ चल रहा है। ट्रू ठीक ट्रू। है, तो ये सारी चीजें क्या होती है और ये स्टडी के रिलेटेड है या उससे अलग है, क्या करवाते हैं सर आप ये चीजें? सर इसमें कैसा है ना सर कि हम दो लोग जो हैं, हम दोनों ने कॉर्पोरेट में काम किया है, हुँ, थोड़ा बहुत अनुभव है वहाँ का, पढ़ाई भी थोड़ी करी है, तो एक उसका आइडिया है। राइट। और कहीं न कहीं ये जो भी प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हैं सर, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हुँ, हो, आज एक पीड़ा होती है हमको भी बहुत कि एक एमबीए है हुँ, और वीज़ा-वी अगर मैं एक सीए, सीएस, सीएमए की बात करूँ ना, नॉलेज में बहुत डेप्थ है। ओके। सीए, सीएस, सीएमए बहुत डेप्थ में पढ़ता है किसी भी हुँ, चीज़ को, एज़ कम्पेयर्ड टू एन एमबीए जिसका बहुत जेनेरिक आउटलुक होता है किसी भी हुँ, चीज़ के प्रति। बट पॉलिश्ड बहुत होता है। एक एमबीए जो होता है काफ़ी पॉलिश्ड होता है। ही हुँ, नोज़ हाउ टू प्रेज़ेंट हिमसेल्फ, ही नोज़ हाउ टू पुट अक्रॉस एन आइडिया। राइट। तो अपना प्रयास यही रहता है कि थ्रू आउट द करिकुलम हम उनको बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स दें। हम उनको उनकी प्रेज़ेंटेबिलिटी, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करें। हुँ, और वो सारी चीज़ें पढ़ाई के, जैसा कि आपने बताया, पढ़ाई के माध्यम से ही होती है। तो फॉर ओके। एग्ज़ाम्पल आज अगर सर ने जनरल मीटिंग का चैप्टर कंप्लीट किया हुँ, है या बोर्ड मीटिंग का चैप्टर कंप्लीट किया है, तो हम कोशिश करते हैं थोड़े दिनों में एक मॉक बोर्ड मीटिंग उनके लिए रखी जाए, ओह! ओके। जिसमें कोई सीईओ बन के आ रहा है, कोई सीएफओ बन के आ रहा है, कोई कंपनी का सीएस बन के आ रहा है, हुँ, और कैसे मिनट्स ली जा रही हैं, क्या मोशन रेज़ोल्यूशन पास हो रहा है, हुँ, वो सारी चीज़ें वो लाइव करते हैं। ओके। ऐसा ही जीएम के लिए करते हैं, ऐसा ही हुँ, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स करते हैं, जहाँ हुँ, पे कि हुँ, भई आप अगर कल को ट्रिब्यूनल में जाते हो, आप अपनी दलील कैसे पेश करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू प्रेज़ेंट योरसेल्फ? क्या लैंग्वेज होगी? क्या ड्राफ्टिंग होगी? वो सारा काम भी उनसे करवाते हैं। दुनिया भर हुँ, की क्या? प्रेज़ेंटेशन कॉम्पिटिशन बहुत सारी करवाते हैं, कि हुँ, जितना हो सके उनका डर खुल जाए, राइट। जितना हो सके स्टेज फ्राइट खत्म हो जाए, दे फील मोर कॉन्फिडेंट। हुँ, इसीलिए वी कैन टेक प्राइड इन द फैक्ट कि मेरे यहाँ का जो स्टूडेंट होगा, वो पढ़ाई में तो ऑफ कोर्स अच्छा होगा ही, हुँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उस पर्सनैलिटी वाइज भी यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट हिम फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ एनी अदर प्लेस, राइट। बिकॉज उनके उस एस्पेक्ट पे भी हम काफ़ी काम करते हैं। हुँ, एंड कोशिश यही करते हैं कि उसको पढ़ाई के साथ जोड़ के चलाया जाए। राइट। तो इट इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। और बच्चों को भी कैसा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, उनको बेचारों को कॉलेज जाने मिलता नहीं है। हुँ, बीकॉम बीबीए में ज़्यादा कॉलेज अटेंड नहीं कर रहे हैं वो। राइट। तो जो कॉलेज लाइफ होती है, हुँ, आज मैं और आप, हम कॉलेज गए,
हमने जो स्कूल में बहुत सारी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, आज उसी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम स्टेज पे खड़े हो पा रहे हैं, माइक पकड़ पा रहे हैं सही हाथ बात में। है। तो उन बच्चों का वो कहीं ना कहीं छूट गया। तो हम कोशिश करते हैं कि जो आज एक बच्चा मेरे पास आता है तो बाय डिफॉल्ट 2 साल मेरे पास रहेगा, और 2 साल में तो आप भी जानते हैं कि एक बच्चा अपनी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो इसीलिए ये सारे इवेंट्स होते हैं। कई बार मेरे जो जिस बिल्डिंग में मेरी क्लास है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं तो उनको कई बार ऐसा लगता है क्लास है कि क्या है, तो कुछ भी चल रहा है। राइट। बट जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं इस प्रोसेस में वो समझ सकते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ मेथड इन दिस मैडनेस। ये एक बहुत ही प्लान्ड करिकुलम है और उनके करिकुलम का हिस्सा है। राइट। और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 5 से 6 इवेंट हर बैच को मिले, ओके। ताकि उनकी पढ़ाई का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी उनको देखने को मिले। अमेजिंग, अमेजिंग। सो मुझे लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हो जी सर। कि पढ़ाई के अलावा जो ये थॉट मतलब तभी आ सकता है जब आपने खुद ये सारी चीज़ें फेस की हो कॉर्पोरेट में, जी, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये बच्चों को बहुत हेल्प कर रहा होगा। लेट्स होप सो। तो सर आपने सीएस के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत जानने को मिला आज। एंड ऑडियंस को भी एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी भी अगर कोई क्वेश्चन हमें छूट गए हैं हमसे, और आप और कोई क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो, तो कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली मुकेश सर को वापस से खींच के लाऊंगा, या नेक्स्ट टारगेट हमारा राजू सर का भी है जो इनके फ्रेंड है और इनके पार्टनर है। तो राजू सर को भी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट थोड़े दिन में खींच के लेकर आएंगे यहाँ पे। तो आप कमेंट करिए, और भी कुछ अगर जानना है सीएस के बारे में, तो डेफिनेटली विल ट्राई टू कवर दैट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सर, सो हैव मच अ फॉर गुड डे। कमिंग।